करके कोई आ रहा है, वो लिख रहा है कि वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। अगर अभी आ रही है तो प्लीज बताइए मुझे। Voice is fine, sir. Yeah, it's working. तो कुछ लोग कह रहे हैं वॉइस ठीक आ रही है, कुछ लोग कह रहे हैं वॉइस ठीक नहीं आ रही है। जिनकी वॉइस जिनके पास ठीक नहीं आ रही है, अपने माइक को देखिए, आपकी माइक में आवाज आपने कम तो नहीं कर रखी है? अपने मोबाइल लैपटॉप में वॉइस चेक कीजिए, वॉल्यूम आपने वॉल्यूम कम तो नहीं किया है? क्योंकि बहुत लोगों को आवाज सही आ रही है, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं आ रही है आवाज। मिस्टर हफीज अभी भी लिख रहे हैं नो सर नॉट क्लियर। आई डोंट नो हफीज जी, यहाँ से मेरी वॉल्यूम वॉइस की पूरी कंप्लीट है, 100% है। बाकी लोगों को आ रही है, आपको भी आनी चाहिए। आपके सिस्टम में या तो कोई प्रॉब्लम है। वॉल्यूम चेक कीजिए अपना। डिवाइन अक्षर वास्तु जी, नमस्कार सर, कैसे हैं आप? अक्षर वास्तु जी। सर अच्छा है सर। नमस्कार। अब आप तो बहुत दिनों बाद दिखे हो आज मुझे शायद। हाँ जी सर, आपकी आवाज सुनने आ गया। अरे आवाज, अभी आवाज रोज सुनाएंगे आपको, टेप दे देंगे, रोज सुनते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। चलिए, आ, इस हमारे अभी जितने लोग ज्वाइन हुए हैं, इसमें कोई है जिसने न्यूमरोलॉजी का कोर्स पहले किया है? दीक्षिका अग्रवाल जी का मुझे पता है, उन्होंने किया है। कोई और है? अभी जितने दोस्त ज्वाइन हुए हैं उनमें से कोई है जिन्होंने न्यूमरोलॉजी का कोर्स किया होगा पहले? यूट्यूब से देखा है बस, वैसे कोई कोर्स नहीं किया। साहिल तेजा जी लिख रहे हैं डन सम बेसिक। ऑलराइट, रिकॉर्ड एक्चुअली मिल जाएगा, यूट्यूब में डल जाएगा, तो आप देख सकते हैं रिकॉर्ड वगैरह। ओके, चलिए क्लास शुरू करें क्या? बाकी पता नहीं, कुछ लोग वेट करने को कह रहे हैं, सर आ रहे हैं अभी 10-15 मिनट में। इतना वेट नहीं कर सकते। अपने वीडियो ऑन कर लीजिए, अगर जो कोई कर सकता है तो। पूरे सेशन में जो वीडियो ऑन रखेगा उसकी डेट ऑफ बर्थ से कुछ ना कुछ एनालिसिस की जाएगी। दीक्षिका जी तो आपको तो वैसे ही करके दे देंगे। हाँ, आप हमारे फेवरेट एकेडमी के थैंक यू स्टूडेंट रहे थैंक यू हो। थैंक यू। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि समय बहुत चला जाएगा। 10 मिनट हो गए, बहुत से लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है। तो पावर पॉइंट दिख रही है सबको? जी सर। ऑलराइट, ठीक है। तो अभी मैं सबको म्यूट कर रहा हूँ, और फिर उसके बाद जो है बाद में क्वेश्चन लेंगे। चेतना, चेतना जी नमस्कारम। थोड़ा ऑडियो बंद कर लीजिए, बैकग्राउंड आ रहा है आपका। नमस्कारम।
ऑलराइट, तो नमस्कार आप सबको। दीक्षिका जी आवाज आ रही है मेरी? दीक्षिका जी आवाज आ रही है? दीक्षिका जी आपको आवाज आ रही है मेरी? सर स्लो है। हेलो। हाँ जी, मेरे को तो आ रही है आवाज आपकी पूरी। नहीं, आपको आ रही है, मेरे को स्लो आ रही है आपकी। ऑलराइट, हम शुरू करते हैं। तो नमस्कार आप सबको। मेरा नाम डॉक्टर आशीष प्रसाद, एकेडमी ऑफ डिवाइन हीलिंग से। आज न्यूमरोलॉजी की बेसिक क्लास लेने जाएंगे। 3 दिन की क्लास रहेगी ये। थोड़ा बेसिक इसमें हम लोग न्यूमरोलॉजी का सीखेंगे। पर ये मान के चलिए कि 3 दिन के बाद आप थोड़ा बहुत एनालिसिस और प्रिडिक्शन करने लग जाएंगे किसी के भी डेट ऑफ बर्थ के बेसिस पे। ठीक है, इतनी तो गारंटी है कि अगर आपने सही से सीखा तो आपको थोड़ी बहुत एनालिसिस आ जाएगी और आप दूसरों की थोड़ी बहुत प्रिडिक्शन करना शुरू कर देंगे। हाउएवर ऑफ कोर्स वो डीप में नहीं कर पाएंगे, परंतु समझने लग जाएंगे। ठीक है, तो अब न्यूमरोलॉजी, न्यूमरोलॉजी क्या है उसके बारे में अभी कोर्स का कंटेंट जानते हैं। तो जैसे मैंने बताया, मैं डॉक्टर आशीष प्रसाद, एकेडमी ऑफ डिवाइन हीलिंग से न्यूमरोलॉजी का आज आपकी क्लास लेने जा रहा हूँ। ठीक है, तो नंबर्स, न्यूमरोलॉजी क्या है? मतलब न्यूमरोलॉजी मतलब नंबर्स, राइट? जैसे नाम से ही सजेस्ट में आता है, न्यूमरोलॉजी मतलब नंबर्स। और नंबर्स हमारी जिंदगी में हर पल हर जगह मिलते हैं। हमारा जन्म होता है तो सबसे पहले डॉक्टर टाइम देखता है, टाइम नोट कर देता है। तो टाइम भी क्या है? एक नंबर है, राइट? उसके बाद जितने भी हर पल हम जी रहे हैं सारे टाइम, सारे नंबर पे ही वो कैलकुलेट होते हैं। इवन हमारे मरने तक भी, जब हम मरते हैं तब भी टाइम नोट किया जाता है। हर चीज में नंबर्स की जरूरत पड़ती है हमको, राइट? जमीन में आप थोड़ा सा भी मेजरमेंट लेते हैं तब भी नंबर की जरूरत पड़ती है, कितने इंच की है, कितने फीट की है, कितने किलोमीटर की है, वट एवर। यूनिवर्स को भी नापने जाते हैं तो भी नंबर की आपको जरूरत पड़ती है, जब यूनिवर्स का आप मेजरमेंट लेते हैं किसी भी प्लैनेट्स के बीच में या वट एवर। तो नंबर आपको हर जगह मिल जाते हैं, यहाँ तक कि आप कोर्ट कचहरी में जाते हैं तो वहाँ भी तारीख पे तारीख मिलती रहती है। ठीक है, तो नंबर से आप पीछा नहीं छुड़ा सकते। तो क्यों नंबर्स इतने स्ट्रांग है? नंबर इसीलिए स्ट्रांग है क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में नंबर्स हैं और उनकी यूसेज इतनी है हमारे प्लेनेट के अंदर, हम लोगों के बीच में, कि उन उसकी खुद अपने आप की फ्रीक्वेंसी डेवलप हो गई। नंबर्स की, हर नंबर की फ्रीक्वेंसी डेवलप हो गई। अब उनकी जो फ्रीक्वेंसी डेवलप हो गई तो उस हिसाब से वो आपके शरीर के साथ, आपके जीवन के साथ अटैच हो जाते हैं। सिर्फ नंबर्स ही नहीं, आपका जो नाम होता है, जो दिन भर आपको न जाने कितने लोग आपके नाम से आपको पुकारते हैं, उसकी भी फ्रीक्वेंसी आपके जीवन में आपके साथ अटैच हो जाती है। और ये कहा जाता है कि जो भी फ्रीक्वेंसी आपके जीवन में आपके साथ अटैच हो रखी है, वो आपके जीवन को आगे बढ़ाने में या जीवन में बाधाएं लाने में जिम्मेदार होती है। इसीलिए न्यूमरोलॉजी के अंदर नंबर्स और नेम चेंजेस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, अब न्यूमरोलॉजी का जो कंटेंट है, जो बेसिक जो हम लोग सीखेंगे इन 3 दिन के अंदर, हम लोग इंट्रोडक्शन और हिस्ट्री ऑफ न्यूमरोलॉजी सीखेंगे। न्यूमरोलॉजी की पावर क्यों है, पावर क्या है? कुछ ना कुछ तो इसके अंदर पावर होगी, इसीलिए न्यूमरोलॉजी इतने सालों से चलती हुई आ रही है, राइट? इसकी एक्यूरेसी कितनी है वो हम सीखेंगे, और न्यूमरोलॉजी के बेनिफिट्स क्या होते हैं वो भी हमें पता चलेंगे। ऑफ कोर्स आप में से सब के सब कुछ ना कुछ जानते ही होंगे न्यूमरोलॉजी के बेनिफिट्स वगैरह, इसीलिए ये भी बहुत अवेयरनेस है, इसीलिए आज आप यहाँ पे क्लास में आए हैं, राइट? फिर न्यूमरोलॉजी के भी वेरियस टाइप्स हैं, लेकिन कुछ जो फेमस न्यूमरोलॉजी हैं जो वर्ल्ड वाइड यूज होती हैं, उसके बारे में थोड़ी बात करेंगे। और उनकी लिंकेज क्या है, लिंकेज इन द सेंस कैसे वो इम्पैक्ट कर रही है आपके जीवन में, वो देखेंगे। फिर रोल एंड रिलेशनशिप ऑफ नंबर्स इन न्यूमरोलॉजी। हर एक नंबर 1 से लेकर 9 तक, देखिए जीरो नंबर जो होता है, जीरो डिजिट को इसमें वैल्यू नहीं दी गई है, जीरो की कोई वैल्यू नहीं है। 1 to 9 प्लैनेट्स भी हमारे 9 हैं, राइट? जब हम जन्म लेते हैं तो पंडित जी कुंडली बना के देते हैं, तो 9 प्लेनेट उसमें आपको दिखते हैं। 12 खाने होते हैं पूरी कुंडली में और 9 प्लेनेट उसमें भरे होते हैं।
ठीक है, 1 से लेकर 9 नंबर तक कौन कौन से नंबर किस किस प्लैनेट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और कौन कौन से नंबर कितनी बार मल्टीपल में आए, वो क्या कह रहे हैं। या कोई नंबर अगर आपकी ग्रिड में मिसिंग है, जैसे अभी साई तेजा जी कह रहे थे, उनको लोशो ग्रिड के बारे में थोड़ा इंटरेस्ट आया, उन्होंने जब कहीं से पढ़ा, कौन कौन से नंबर आपके मिसिंग है, वो नंबर, मिसिंग नंबर आपकी लाइफ में क्या मैलिफिक इफेक्ट दे रहे हैं, राइट, वो सब भी हम जानेंगे। उसके बाद रिलेशनशिप और कैरेक्टर ऑफ नंबर, हर नंबर का कुछ ना कुछ कैरेक्टर होता है, और उसकी उस कैरेक्टर में क्या रिलेशनशिप है, वो हम लोग जानेंगे इस कोर्स के अंदर। प्लैनेट एंड देयर सिग्निफिकेंस, हर प्लेनेट की कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में सिग्निफिकेंस रहती है, हर प्लेनेट कुछ ना कुछ अच्छा या बुरा लेकर आपकी लाइफ में आता है। अब वो प्लेनेट आपकी लाइफ में आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से क्या अच्छा आ रहा है या अच्छा नहीं आ रहा है, यही सीखना हमारा न्यूमरोलॉजी में काम है, कि उसके इम्पैक्ट क्या आ रहे हैं आपकी लाइफ में, यही मेन चीज है, उसके बेस पे ही आप प्रोडिक्शन करते हो। ऑलराइट, तो प्लैनेट की आपस में रिलेशनशिप क्या है, प्लैनेट्स इंटर रिलेशनशिप आपस में कैसी है, और उस इंटर रिलेशनशिप में क्या वो फ्रेंड्स हैं, एनिमी हैं, या आपस में न्यूट्रल है, राइट, और उनकी प्रेडिक्शन वैल्यू क्या रहेगी। अगर वो दोस्त हैं तो उनकी प्रेडिक्शन वैल्यू क्या बन जाती है दो प्लेनेट की, अगर दोनों प्लेनेट एक दूसरे के दुश्मन है तो उसकी प्रेडिक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, राइट। दोस्त, अगर दोस्त हैं दोनों प्लेनेट तो वो आपस में अच्छा रहेंगे, आपकी लाइफ में अच्छा रिजल्ट देंगे। अगर वो दोनों एक दूसरे के एनिमी हैं तो फिर जाहिर सी बात है वो अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे, राइट। कुछ प्लेनेट आपस में न्यूट्रल भी होते हैं, ठीक है। तो जो न्यूट्रल प्लेनेट होंगे वो अपनी अपनी दशा महादशा में आपको सिंगल इफेक्ट देंगे, कॉम्बिनेशन का इफेक्ट नहीं देंगे। तो वो सब भी सीखेंगे न्यूमरोलॉजी के अंदर। फिर उसके बाद हम लोशो ग्रिड बनाना सीखेंगे। लोशो ग्रिड मैं कहता हूँ, जो ये शेल्डियन न्यूमरोलॉजी, अभी शेल्डियन न्यूमरोलॉजी क्या है उसके बारे में बात करेंगे, ये हम लोग शेल्डियन न्यूमरोलॉजी ही पढ़ रहे हैं। तो शेल्डियन न्यूमरोलॉजी के अंदर जो लोशो ग्रिड बनता है, मेरा ये मानना है कि लोशो ग्रिड आत्मा है शेल्डियन न्यूमरोलॉजी की। अगर आपको लोशो ग्रिड बनानी आ गई, लोशो ग्रिड पढ़ना आ गया, लोशो ग्रिड में क्या क्या प्लैनेट कैसे कैसे कह रहे हैं, कौन कौन सी पोजीशन में कैसे कैसे कह रहे हैं, कौन कौन से योग बना रहे हैं, आप एक अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट बन जाते हो। ठीक है, तो लोशो ग्रिड को समझना बहुत जरूरी है, जब समझाया जाएगा आपको उसको सीखना बहुत ध्यान से है। तो जैसा मैंने बोला कि उस लोशो ग्रिड को कैसे पढ़ना है, कैसे उसको इंटरप्रेट करना है, वो सारा हम सीखने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद लोशो ग्रिड के अंदर हमें आपकी डेट ऑफ बर्थ से 3 पैरामीटर निकालने पड़ते हैं। 3 पैरामीटर हैं, बर्थ नंबर जो BN लिखा है, ठीक है। BN का मतलब होता है आपकी करेक्टरिस्टिक, वो बताता है कि आप एज ए पर्सन कैसे हो। दूसरा इसमें DN लिखा, DN मतलब डेस्टिनी नंबर। डेस्टिनी नंबर का मतलब होता है कि आपके जीवन में आपकी डेस्टिनी कौन सी लाइन पे, कौन से करियर पे आपको सपोर्ट करेगी। अगर आपकी डेस्टिनी नंबर आपके करियर पाथ से अलाइन नहीं हो रही है तो आपके करियर पाथ में बहुत सारी ऑब्स्टेकल्स यानी रुकावटें आती होंगी। तो अगर हमने न्यूमरोलॉजी सीख ली तो न्यूमरोलॉजी के बाद हमें पता चलेगा कि हमारा बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर कैसे अलाइन करना है ताकि हमारी लाइफ से ऑब्स्टेकल हटें। इनको अलाइन करना बहुत जरूरी है, वो आप सीखेंगे। ठीक है, एक एक प्रॉब्लम न्यूमरोलॉजिस्ट के साथ ये भी होती है, मैं आप सबको बता दूं, जो भी पूरी न्यूमरोलॉजी सीखता है, जब उसको नॉलेज हो जाती है तो हर चीज वो फिर न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अपनी लाइफ में करता है। अगर मेरे को जो है, अगर मुझे 7 बजे की क्लास लेनी है तो मैं 7 बजे ना करके 7:02 पे क्लास लेता हूँ, या 7:03 पे क्लास लेता हूँ। आप लोगों ने पहली स्लाइड में मेरा नाम देखा होगा। तो न्यूमरोलॉजिस्ट जितने भी हैं वो सारे के सारे आधे पागल हो जाते हैं, पूरी जिंदगी उनकी न्यूमरोलॉजी के बेस पर चलती है। राइट हैंड साइड में आप मेरा नाम देखिए क्या लिखा है, क्या आशीष का नाम, आशीष आपने इस तरह की स्पेलिंग देखी है? प्रसाद के ऊपर इस तरह का एक्सटेंट भी देखा किसी ने? तो इसके पीछे कोई रीजन होगा, है ना? तो वो रीजन आपको क्लास में सिखाएंगे।
और ये चेंजेस करके लाइफ में बहुत परिवर्तन लोगों की लाइफ में आए हैं और आप लोगों की लाइफ में भी आएंगे। अब ये नाम आपको जो आपके माँ बाप ने दे दिया है, घर वालों ने दे दिया है, उस नाम को अगर आपके डेस्टिनी में वो अलाइन नहीं हो रहा है तो उस डेस्टिनी के साथ कैसे अलाइन करना है वो सारी चीजें क्लास में सीखी जाएंगी, आपको बताई जाएंगी। हर चीज न्यूमरोलॉजी के हिसाब से चलता है। लोग अपनी गाड़ी में जो है, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर जो लेते हैं, आजकल लाखों में रजिस्ट्रेशन नंबर बिकते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है? न्यूमरोलॉजी है। ठीक है, बहुत सारे नंबर बिकते हैं जो फेवरेट होते हैं लोगों के, और उसके पीछे का कारण न्यूमरोलॉजी ही है। तो बहुत, जहां पर भी आपको इस तरह का नाम चेंज दिख जाए, समझ लेना ये पेक्यूलियर नेम है। इसका मतलब इसके पीछे कहीं ना कहीं न्यूमरोलॉजी अप्लाई की जा चुकी है। ऑलराइट, तो न्यूमरोलॉजी का लाइफ में बहुत बड़ा रोल है। मैंने बताया न्यूमरोलॉजी हमारे जन्म से लेकर मरण तक हमारा पीछा नहीं छोड़ती है। ओके, न्यूमरोलॉजी हमारा पीछा नहीं छोड़ती है। न्यूमरोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको चेंज करके, जिसको ठीक करके आप अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हो, और इससे आसान कोई भी विद्या नहीं है अपने जीवन में परिवर्तन करने की। बिकॉज अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीखने जाते हो तो हर कोई एस्ट्रोलॉजी सीख नहीं पाता, बहुत कॉम्प्लेक्स होती है और उसमें समय भी लगता है। ठीक है, तो इस आसान विद्या को सीख के आप अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हो। तो ये मैंने आपको बेसिक न्यूमरोलॉजी का कंटेंट बता दिया है। इस कंटेंट के साथ हम लोग 3 दिन बिताएंगे। अगर आपने सिंसियरली 3 दिन यहाँ पे हमारे साथ न्यूमरोलॉजी की एक क्लास ली, 100% है आपको लोशो ग्रिड से मतलब बेसिक एनालिसिस करने में आप डेफिनेटली सीख जाओगे। आपको खुद इंटरेस्ट आएगा, लोगों की आप डेट ऑफ बर्थ पूछोगे और एनालिसिस करने लग जाओगे। ठीक है, ऑफकोर्स इन डेप्थ नहीं कर पाओगे ये, परंतु बहुत कुछ सीख जाओगे। तो व्हाट इज न्यूमरोलॉजी? अब आप, अगर हम न्यूमरोलॉजी को 2 वर्ड में सेग्रीगेट करें तो 2 वर्ड से बनता है न्यूमरो प्लस लॉजी। राइट, न्यूमरो का मतलब जैसे समझ में आ रहा है, न्यूमरो जो वर्ड है लैटिन वर्ड से निकला है, न्यूमरस। लैटिन वर्ड से निकला है न्यूमरो, जिसका मतलब है नंबर। और जो लॉजी है वो ग्रीक से निकला है, जिस जो लॉजिया, ग्रीक को लॉजिया बोलते थे स्टडी को, तो लॉजिया वर्ड से निकला है लॉजी। न्यूमरोलॉजी मतलब नंबर्स की स्टडी। ठीक है, और ये नंबर आपके पूरी डेस्टिनी को, पूरी लाइफ को डिफाइन कर सकते हैं। अगर आपको डेप्थ में न्यूमरोलॉजी आती है तो आप खड़े खड़े बता सकते हो विद इन 2 to 3 मिनट, यहाँ तक कि आप उसकी पास्ट लाइफ भी प्रिडिक्ट कर सकते हो अगर आपको इतनी डेप्थ में आती है तो। ठीक है, तो आपकी सारी की सारी जितने भी नंबर्स हैं वो एक सिंबलिक इन्फ्लुएंस आपकी लाइफ में देते हैं, पूरी लाइफ में, आपकी पूरी पर्सनैलिटी में देंगे, डेस्टिनी में देंगे, आपकी पूरी लाइफ की बायोलॉजी चेंज कर देते हैं न्यूमरोलॉजी, अगर आपने न्यूमरोलॉजी सही से अप्लाई कर दी तो। राइट, अब क्या है ये सारा नंबर का खेल है। राइट, ये आपकी पूरी लाइफ में मैंने बताया जैसे चेंज कर सकते हैं, पूरी एनर्जी की वाइब्रेशन को भी बदल सकते हैं। ठीक है, आपके बिहेवियर में चेंज ला सकते हैं, आपकी करेक्टरिस्टिक बदल सकती है। बहुत से लोग आपने कई बार देखे होंगे कि बहुत गुस्सा कर देते हैं। राइट, बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं, सडनली कभी भी किसी से झगड़ा करने लग जाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो हो सकता है वो जानबूझ के नहीं करते, परंतु कहीं ना कहीं वो प्लानिटरी इफेक्ट होता है जिसकी वजह से वो कंट्रोल नहीं कर पाते। और ये चीजें जब इस तरह के चार्ट आपके सामने आएंगे ऑन द बेसिस ऑफ डेट ऑफ बर्थ, आप इमीडिएटली कह सकते हो कि सर आप तो गुस्सा बहुत करते हो, दिमाग का अप्लाई नहीं करते हो। ये चीजें आप बहुत सिंपल तरीके से किसी को भी आप बता सकते हो। ठीक है, तो अब ये कैसे होता है? ये होता है बेस्ड ऑन योर डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, आपकी कोर लाइफ का नंबर हम लोग पता करके आपका पूरा लाइफ बता सकते हैं, और वो आप भी बता पाओगे धीरे धीरे। नेम को चेंज करके आप अपने जीवन में अपनी अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। नेम के लेटर्स आपके डेस्टिनी और बर्थ नंबर से अलाइन होने चाहिए। हो सकता है अभी कुछ लोगों को ये चीज समझ नहीं आ रही होगी, क्योंकि बहुत से लोगों को बिल्कुल अभी फर्स्ट टाइम न्यूमरोलॉजी कर रहे हैं, परंतु ये चीजें जिन्होंने करी हुई है न्यूमरोलॉजी उनको पता है, और जब आप लोग भी सीख जाएंगे तो आप भी समझ पाएंगे कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ऑलराइट, हिस्ट्री ऑफ न्यूमरोलॉजी देखिए, जो पहली बार ये रिकॉर्ड में दिया गया था, रिकॉर्ड में जो सबसे पहले न्यूमरोलॉजी आई थी वो शेल्डियन आई थी, जो हम लोग आज सीखने जा रहे हैं। और ऑफकोर्स शेल्डियन के धीरे धीरे समय के साथ बहुत सारे बदलाव आते रहे,
जब शेल्डन इंडिया में आया या एशिया में आया तो थोड़ा बहुत उसमें चेंज आता रहा, और धीरे धीरे उसमें चाइना का लोशो ग्रिड भी जुड़ गया। ठीक है। शेल्डन भी एक बहुत पावरफुल न्यूमरोलॉजी मेथड है जो इंडिया में बहुत यूज होती है, मैक्सिमम यूज होती है। राइट। सबसे पहले इसका जो आविष्कार हुआ था वो इराक का एक रीजन था जहाँ पे सभ्यता सभ्यता थी जिसको बेबीलोन कहा जाता है। वहां से ये सिस्टम जनरेट हुआ। वहां के जो उस समय के, उस जमाने के तकरीबन 2500 साल पहले जो विद्वान लोग थे उन्होंने इस विद्या को बनाया, और ये विद्या धीरे 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 बेबीलोन एरिया से, संस्कृति से निकलकर आगे आगे ईस्ट की साइड में बढ़ती चली गई और इंडिया में भी आई। और आज भी इंडिया में शेल्डियन बहुत यूज होती है। ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बता दिया, ये जो बेबीलोन सभ्यता है, मेसोपोटामिया करके उस जगह को बोला जाता था जो आज के इराक है। आज का जो इराक है वहाँ पे मेसोपोटामिया, पहले वहाँ पे बोला जाता था उसको। राइट। उसके बाद एक आई पाइथागोरस, 6th century बिफोर क्राइस्ट। ठीक है। यानी तकरीबन कितना हो गया, 2600 साल पहले, 2600 2700 साल पहले पाइथागोरस पाइथागोरस का इन्वेंशन हुआ, और ये इजिप्ट और ग्रीक में हुआ। आज भी पाइथागोरस वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत फेमस है। वहाँ वेस्टर्न कंट्रीज में ज्यादातर पाइथागोरस की एनालिसिस ही चलती है। ओके। उसके बाद हम अगर अपनी बात करें अपने देश की, इंडिया की, तो हमारे यहाँ पे वैदिक एस्ट्रोलॉजी का, यहाँ पे मैंने वैदिक एस्ट्रोलॉजी लिखा है बट ये वैदिक न्यूमरोलॉजी है। वैदिक न्यूमरोलॉजी का चलन शुरू हुआ। ठीक है। इंडिया के अंदर वैदिक न्यूमरोलॉजी का चलन शुरू हुआ, और वैदिक न्यूमरोलॉजी आज भी इंडिया के अंदर बहुत चलती है। अगर आप मेरी बात करें तो जब मेरे पास कोई एनालिसिस आती है तो मैं दोनों चार्ट अपने पास बना के रखता हूँ। एक साइड, मेरे राइट हैंड साइड में शेल्डियन का चार्ट रहता है जिसको लोशो ग्रिड जो बोलते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड में मेरा वैदिक का चार्ट बना के रखता हूँ। दोनों का एनालिसिस करके देता हूँ। ठीक है। उसके बाद चाइना के अंदर भी डेवलप हुई न्यूमरोलॉजी, और एक कबाला न्यूमरोलॉजी है जो ज्यूश लोगों की वहाँ पे डेवलप हुई थी। ठीक है। तो बेसिकली अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर शेल्डियन न्यूमरोलॉजी, मतलब जो लोशो ग्रिड आप देखते हैं वो, और दूसरा वैदिक न्यूमरोलॉजी चलती है। ये दोनों ही चलती हैं। ठीक है। परंतु शेल्डियन न्यूमरोलॉजी थोड़ा पढ़ने में समझने में आसान है वैदिक न्यूमरोलॉजी के कंपैरिजन में, बिकॉज वैदिक न्यूमरोलॉजी में आपको थोड़ी बहुत एस्ट्रोलॉजी का उसमें टच आ जाता है। तो जिसका एस्ट्रोलॉजी का बैकग्राउंड नहीं होता है तो उन लोगों को थोड़ा समझने में दिक्कत आती है। तो इसीलिए हम लोग वैदिक वैदिक न्यूमरोलॉजी सिखाने से पहले शेल्डियन न्यूमरोलॉजी सिखाते हैं, ताकि इसमें हल्का फुल्का एस्ट्रोलॉजी भी वो समझ जाए और वैदिक समझने में उसको आसानी हो, बिकॉज वैदिक में कैलकुलेशन बहुत ज्यादा लगती हैं। उसमें महादशा दशा भी आप निकालते हो, अंतरदशा भी निकालते हो, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि ये चीज होती क्या है, महादशा क्या है, दशा क्या है, अंतरदशा क्या है, वगैरह वगैरह। ठीक है। तो हमने हिस्ट्री ऑफ न्यूमरोलॉजी समझ लिया। बेसिकली जो मेजर न्यूमरोलॉजी है वो तीन ही है। कौन कौन सी? पाइथागोरस, वैदिक न्यूमरोलॉजी और शेल्डियन न्यूमरोलॉजी। राइट। कबाला न्यूमरोलॉजी हम लोग यहाँ यूज नहीं करते हैं, तो हम लोग तीन न्यूमरोलॉजी की ज्यादा बात करते हैं। और पाइथागोरस यहाँ नहीं होती है, यूरोप वगैरह में, वेस्टर्न कंट्रीज में ज्यादा चलती है। ठीक है। तो थाउजेंड्स ऑफ ईयर का इतिहास है न्यूमरोलॉजी का। जैसे आप देख पा रहे हैं इजिप्ट और ग्रीस में 6th century बिफोर क्राइस्ट, यानी तकरीबन 2600 2700 2800 साल पहले ये न्यूमरोलॉजी डेवलप हो गई थी, पाइथागोरस जिसको कहते हैं, इजिप्ट में। और उससे पहले भी जो है तकरीबन 3000 साल पहले मेसोपोटामिया, जिसको आज हम इराक बोलते हैं, वहां पे डेवलप होनी शुरू हो गई थी, जिसको शेल्डियन का नाम दिया गया। ठीक है। शेल्डियन में बहुत मॉडिफिकेशन हुई, जैसे जैसे वो एशियन साइड में आती चली गई, ईस्ट एशिया साइड में या इंडियन साइड में, तो थोड़ा बहुत हर जगह का उसमें टच आता चला गया। और इसकी प्रेडिक्शन बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर आती है इसकी प्रेडिक्शन। अब हाउ पावरफुल एंड ऑथेंटिक इज न्यूमरोलॉजी? देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि जितने भी ऑकल्ट साइंस की ब्रांचेज हैं, उसको साइंस, जो प्योर साइंस है, वो नहीं मानता है। राइट। बिकॉज इसके अंदर हम कोई एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नहीं दे पाते। केस स्टडी दे पाते हैं, परंतु केस स्टडी भी हम लोग ऑथेंटिक नहीं दे पाते, बिकॉज उसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास कुछ इस तरह के एविडेंस होते नहीं है कि इस तरह की ट्रीटमेंट की वजह से वो आदमी हील हुआ। अब सारी चीजें अगर हम डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट होकर कर रहे हैं तो हमारे पास ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है कि डिवाइन एनर्जी को मेजर कर ले। राइट।
तो इसीलिए हम लोग प्रूव नहीं कर पाते एक्सपेरिमेंटली, इसीलिए साइंस इसको मानता नहीं है। तो ये साइंस का पार्ट नहीं है, परंतु मेटाफिजिक्स इसको बोल सकते हैं कि मेटाफिजिकल एक पार्ट है जो बियॉन्ड मेजरेबल है। ठीक है, बियॉन्ड मेजरेबल है। और आज तो साइंस ने भी मेटाफिजिक्स की एक ब्रांच बना रखी है, जिसके अंदर वो इसी तरह से कॉस्मोस की स्टडी करते रहते हैं। राइट, ओके। तो आगे चलते हैं अभी हम लोग इसमें, ये सब हमने देख लिया। तो पावर, इसकी देखिए पावर क्या है। सबसे पहले इमीडिएटली जैसे डेट ऑफ बर्थ कोई बताता है, हमें उसकी पर्सनैलिटी का ट्रेट पता चल जाता है कि उसकी पर्सनैलिटी किस तरह की है। ठीक है, जब आप ये सीख जाएंगे तो जाहिर सी बात है बहुत सी चीजें आपको पता चलेंगी, अंदर की भी बातें उसकी पता चलेंगी, तो सारी बातें उसके सामने रिवील नहीं करनी क्लाइंट के सामने। हो सकता है उसको कोई बात बुरी लग जाए। अगर उसकी डेट ऑफ बर्थ में, अगर उसकी लोटो ग्रिड में आपको कुछ गलत दिखता भी है, तो आपके पास इस तरह का हुनर होना चाहिए उसको बताने का कि उसको बुरा ना लगे। ठीक है, और आप उसको प्यार से एक रेमेडी ऐसी देते चले जाएं जिससे उसको शायद पता भी ना चले और वो उसकी बुराइयां ठीक होती चली जाएं। तो ये भी आपको धीरे धीरे सीखना पड़ेगा, और वो धीरे धीरे अभ्यास से, एक्सपीरियंस से आ जाता है। तो हमें क्या क्या पता चल जाता है, एकदम से हमें पर्सनैलिटी का ट्रेट पता चल जाता है, इस आदमी की पर्सनैलिटी कैसी है, नेचर कैसा है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेसेस क्या है, या फिर उसकी लाइफ में कोई कार्मिक पैटर्न बना है पिछले जन्म का जो बुरा है और जिसकी वजह से ऑब्स्टिकल्स आ रही हैं। तो ये सारी चीजें आपको न्यूमरोलॉजी में आप आराम से कर सकते हो, अगर आपने परफेक्शन इसमें हासिल कर ली। और परफेक्शन कैसे आएगी, कहीं से भी आप सीखें, चाहे यहाँ से सीखें, कहीं से भी सीखें, आपको प्रैक्टिस तो खुद करनी पड़ेगी। विदाउट प्रैक्टिस आप इसमें आगे नहीं बढ़ पाएंगे, एनालिसिस नहीं कर पाएंगे। डेली अगर आपने 7-8 एनालिसिस करनी शुरू कर दी अपने जान पहचान वालों की, तो जितने भी आपके जान पहचान वाले होंगे, थोड़ा बहुत उनके आपके आपको उनके ट्रेड्स पता होंगे, करेक्टरिस्टिक पता होंगे। तो जब आप उनका लोशो ग्रिड बनाओगे, तब आपको समझ में आ जाएगा कि यार लोशो ग्रिड ये कह रहा है और उसका भी करेक्टर वैसे ही है, इसका मतलब मैं बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ या जा रही हूँ। राइट। तो डेली अगर आपने 7-8 एनालिसिस करनी शुरू कर दी अपने आसपास के लोगों की, रिश्तेदारों की, वगैरह वगैरह, आपके अंदर धीरे धीरे एक्सपीरियंस आ जाएगा। और जब एक्सपीरियंस हो जाएगा, सीधा डेट ऑफ बर्थ देख के आप विदाउट मेकिंग लोटो ग्रिड आप बताना शुरू कर दोगे, बड़बड़ बड़बड़ बोलना शुरू कर दोगे जैसी डेट ऑफ बर्थ सामने आएगी। और ये होता है। ठीक है, आप और क्या उससे पता कर सकते हो कि इस आदमी के पास डिसीजन मेकिंग पावर है या नहीं है, या ये हमेशा डिसीजन दूसरों पे डिपेंड रहता है कि वो जब मेरे को जो बोलेगा वही मैं करूंगा या करूंगी। क्योंकि बहुत से लोगों की डिसीजन मेकिंग पावर कम होती है। राइट, वो कम कम की होती है, वो भी आगे देखेंगे हम लोग। ठीक है, और आप बहुत से लोगों में आपने कॉन्फिडेंस भी कम देखा होगा। बहुत से लोगों का सूर्य जो है इतना बलवान नहीं होता है, मंगल भी इतना बलवान नहीं होता है, तो कॉन्फिडेंस नहीं आता है उनके पास। वो भी आगे सीखेंगे कि कौन सा ग्रह क्या बोलता है, कौन सा प्लेनेट क्या बोल रहा है, उसकी करेक्टरिस्टिक क्या है। हाउ टू बेनिफिट फ्रॉम न्यूमरोलॉजी। तो सबसे पहले तो हम जब अब न्यूमरोलॉजी सीख जाएंगे, तो हमें अपने आप के बारे में खुद पता चल जाएगा कि हमारी ग्रिड क्या बोल रही है हमारे बारे में। सबसे पहले तो एनालिसिस आप खुद की करेंगे। कई बार क्या होता है कि हमारे पास इस तरह की कोई विद्या नहीं होती है, तो अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को जानने के बावजूद भी हम उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। परंतु अगर आपके पास इस तरह की नॉलेज आ जाए जो आपकी जिंदगी बदलने में सक्षम हो, और वो भी आपको ये चीज बोलने लग जाए कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, वीकनेस ये है, टैलेंट ये है, चैलेंजेस ये हैं, तो आप डेफिनेटली उसको मानोगे और एक्सेप्ट करना भी शुरू कर दोगे। तो इससे आपकी सेल्फ अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी। ठीक है, नेम एंड बिजनेस अलाइनमेंट। बहुत से लोगों की लाइफ में ऑब्स्टेकल्स रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी फ्रिक्वेंसी उनकी लाइफ के प्रारब्ध में मैच नहीं करती है। अब किसी का मोबाइल नंबर की लास्ट डिजिट 90 है और आप बार बार 90 को कैरी कर रहे हो, तो क्या फ्रीक्वेंसी मैच करेगी? नहीं करेगी ना, क्योंकि आप तो गलत नंबर डायल कर रहे हो, तो उस आदमी तक पहुंच ही नहीं पा रहे हो आप। तो आपको सही नंबर, सही नेम अपनी लाइफ में अलाइन करने होंगे, तब जाके वो फ्रीक्वेंसी आपकी मैच करेगी और आपकी लाइफ में प्रोग्रेस आएगी। ऑलराइट। लाइफ पाथ गाइडेंस। बहुत से लोग अपने करियर में भटकते रहते हैं लाइफ लॉन्ग। बहुत से लोगों की लाइफ में, करियर में स्टेबिलिटी नहीं आती है। बहुत से लोगों को डायरेक्शन नहीं मिलती है।
सारे पोटेंशियल होने के बावजूद भी वो अपनी जिंदगी में वो सफलता प्राप्त नहीं कर पाते जिसके वो हकदार हैं। राइट। ये सारी चीजें रिलेट करती हैं आपके प्लेनेट से। क्या मिसिंग है, क्या आपके पास है, वो सारा सीखेंगे अभी। कंपेटेबिलिटी, आपकी रिलेशनशिप की कंपेटेबिलिटी क्या है। हर आदमी जो इस समाज में रह रहा है, मैक्सिमम लोग अपने परिवार के साथ कहीं ना कहीं किसी रिश्तेदार के साथ, शादी शादी में फिर वाइफ के साथ, हस्बैंड के साथ, कहीं बच्चों के साथ, कहीं ना कुछ तो हम सोशल लाइफ जीते हैं ना। उस सोशल लाइफ में अगर हमारी आपस में कंपेटेबिलिटी नहीं होगी तो क्या हम साथ में रह पाएंगे। आजकल कितने केस होते हैं, हस्बैंड वाइफ की नहीं बनती, आपस में झगड़े होते हैं, डाइवोर्स हो जाता है। भाई भाई की, ब्रदर ब्रदर की नहीं बनती, सिस्टर सिस्टर की नहीं बनती, रिलेटिव्स में नहीं बनती, आस पड़ोस में नहीं बनती। राइट। तो ये सारा खेल आपकी फ्रीक्वेंसी का है। जब तक आपकी फ्रीक्वेंसी में कंपेटिबिलिटी आपस में नहीं होगी तब तक आप ज्यादा लंबा दूर नहीं जा पाएंगे। बहुत बार आप लोगों ने भी महसूस किया होगा कि कहीं आप जाते हैं, किसी अननोन व्यक्ति से मिलते हैं और आप एकदम से इतने इम्प्रेस हो जाते हो, ऐसा लगता है यार मैं इससे पहली बार नहीं, पता नहीं कितने बार मिल चुका हूँ। है ना। क्यों? क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी आपकी फ्रीक्वेंसी से मैच करती है। हमारे सर्कल में बचपन से न जाने कितने दोस्त थे, पर क्या अगर आपके 10 दोस्त थे तो क्या 10 के 10 दोस्त आपके बेस्ट फ्रेंड बन पाए? नहीं बन पाए ना। क्यों नहीं बन पाए? उसके कारण भी, उसके पीछे का भी कारण यही है। ठीक है। तो फ्रीक्वेंसीज को अपनी डेट ऑफ बर्थ डेस्टिनी से कैसे अलाइन करना है, वो सारी चीजें हम आपको यहाँ पे सिखाएंगे, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको करना चाहिए वो सारा। राइट। उसके बाद टाइमिंग, हर आदमी की लाइफ में हमें सब कुछ पता है कि हमारे जैसे ही जन्म लेते हैं तो 9 प्लैनेट्स का हमारी लाइफ में इफेक्ट्स होता है। राइट। उन प्लैनेट्स के इफेक्ट समय समय पे चेंज होते रहते हैं। जो आपके फेवरेबल प्लैनेट्स हैं, जो आपकी कुंडली में स्ट्रांग हैं, जब भी उनकी दशा महादशा आती है तो आपको शुभ परिणाम देती हैं। राइट। तो अब क्या, जो अगर मान लीजिए एक ही प्लेनेट आपकी आपकी कुंडली में अच्छा है और वो प्लेनेट आपकी पूरी लाइफ में आया ही नहीं, तो क्या आपकी जिंदगी बेकार हो गई? हम क्या करते हैं फिर, हम लोग न्यूमरोलॉजी के थ्रू उस उन प्लेनेट को हीलिंग का काम करते हैं। ठीक है। उन प्लैनेट्स को हम लोग उनकी रेमेडी करते हैं। राइट। जिसके द्वारा आपको हीलिंग मिलती है, कॉन्फिडेंस मिलता है। जो मैलेफिक प्लैनेट है वो भी आपको अच्छा रिजल्ट देना शुरू करते हैं, आपकी वाइब्रेशन वाइब्रेशन से अलाइन होना शुरू कर देते हैं। आपकी अपनी डेट ऑफ बर्थ से आप पूरा एनालिसिस करके ये भी देख सकते हो कि मेरे लिए अगला साल या ये वाला साल कैसा है। इस साल में कौन सा मंथ मेरे लिए अच्छा है, इस साल में कौन से दिन मेरे अच्छे हैं, आने वाला साल कैसा है। पूरी जिंदगी का आप अपनी एनालिसिस कर सकते हो न्यूमरोलॉजी से। एवरी डे यू कैन फाइंड आउट कि इस साल के अंदर मेरा पर्सनल ईयर ये है, इस साल के अंदर मेरा पर्सनल मंथ ये है, इस साल के अंदर मेरा ये महीने का ये वाला डेट मेरे लिए परफेक्ट है, मेरे को बेस्ट ऑफ बेस्ट रिजल्ट देगा। जिस दिन आपको बेस्ट ऑफ बेस्ट रिजल्ट देगा तो कहावत है ना, हथौड़ा मार दो लोहा गर्म है। जिस दिन आपका फेवरेबल डे होगा उस दिन आप पूरी मेहनत से, पूरे जज्बे के साथ काम करेंगे, आपका काम 100% होगा। इसीलिए कहा जाता है ना, मुहूर्त मुहूर्त निकालते हैं, तो न्यूमरोलॉजी में आपका मुहूर्त क्या होगा? पर्सनल ईयर आपका बेस्ट हो, पर्सनल मंथ आपका बेस्ट हो, और पर्सनल डे आपका बेस्ट हो। और ये कैसे निकालना आएगा? जब हम पूरा कोर्स करेंगे। जितने भी न्यूमरोलॉजिस्ट हैं सारे पागल हैं। क्यों पागल हैं? क्योंकि हर स्टेप, एक एक कदम पे वो नंबर्स देखते हैं। मैं खुद देखता हूँ, मैं भी पागल हूँ। बिना नंबर के, मैचिंग नंबर के ना तो मैं घर से बाहर निकलता हूँ, बिना नंबर के, मैचिंग नंबर के ना तो मैं कोई काम करता हूँ। ये अब हैबिट में आ गया है। और सारे न्यूमरोलॉजी ऐसे ही करते हैं। कल को आप सीख जाओगे, आप भी करोगे। तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक हमारा ट्रेड बन जाता है। ओके। अब एक्यूरेसी क्या है न्यूमरोलॉजी की? बहुत से लोग क्वेश्चन करेंगे न्यूमरोलॉजी की एक्यूरेसी क्या है। राइट। तो न्यूमरोलॉजी की एक्यूरेसी 100% कभी भी नहीं हो पाएगी। मैक्सिमम 70% इसको मान के चलते हैं। न्यूमरोलॉजी से ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट अगर कोई मॉडलिटी है, प्रिडिक्टिव मॉडलिटी है, तो वो एस्ट्रोलॉजी है। ठीक है। और एस्ट्रोलॉजी से भी ऊपर अगर किसी को रखा गया है तो वो पामिस्ट्री है। ऑलराइट। परंतु न्यूमरोलॉजी इतना इजी है, और इसकी अगर 70% भी आप प्रिडिक्शन सही दे रहे हो तो ये भी बहुत बड़ी बात है।
क्यों? क्योंकि 70% भी अगर आपने प्रेडिक्शन दे दी, जो आपकी मेहनत से आपने सही निकाल के उसको दी, तो उसकी लाइफ में एक डायरेक्शन उसको मिल जाती है, उसको गाइडेंस मिल जाती है कि इसको कैसे करना है। ठीक है, तो इसको ये छोटी विद्या नहीं है, इसीलिए न्यूमरोलॉजी इतनी प्रचलन में चल रही है पिछले 2.5-3 साल, 3,000 साल से। राइट, बहुत पावरफुल मॉडलिटी है ये। तो मैंने बताया 70 to 80% इसकी एक्यूरेसी रहती है, और वो भी हर कोई नहीं कर पाता, जो एक्सपीरियंस न्यूमरोलॉजिस्ट होता है वो कर पाता है। और एक्सपीरियंस न्यूमरोलॉजिस्ट कौन बनेगा? जो प्रैक्टिस करता रहेगा। जितने ज्यादा डेट ऑफ बर्थ देखोगे उतना ज्यादा ही आपको एक्सपीरियंस बढ़ता चला जाएगा। राइट, अब इसमें कुछ कमियां क्या रहती हैं? अब जैसे आपको कोई एग्जैक्ट डेट निकालनी है, आप अपने, मैंने जैसे पहले बताया, पर्सनल ईयर, पर्सनल मंथ और आपकी अपनी फेवरेबल डेट जो आपको फेवर करेगी वो आप इजीली निकाल सकते हो। परंतु जैसे मैरिज की डेट है ना, ये निकालना थोड़ा संभव नहीं हो पाता है, एग्जैक्ट निकालना। आप ये बता सकते हो कि इस साल में संभव है शादी होना। तो अगर आपको किसी को एग्जैक्ट डेट चाहिए तो फिर वो एस्ट्रोलॉजी का सहारा लेता है। ठीक है, एस्ट्रोलॉजी, लेकिन एस्ट्रोलॉजी बहुत अच्छा है परंतु सीखना आसान नहीं है। हर कोई सीख नहीं पाता, उसमें बहुत कैलकुलेशन है और बहुत समय भी लगता है। ठीक है, बहुत थ्योरी है उसमें। न्यूमरोलॉजी से इजी प्रेडिक्शन मॉडलिटी नहीं है कोई। तो समरी में हम क्या क्या जान चुके हैं अभी तक? क्योंकि ये इंट्रोडक्शन की पहली क्लास है, तो अभी तक जहाँ तक थ्योरी चल रही है। तो न्यूमरोलॉजी क्या है? एक एंशियंट सिंबॉलिक सिस्टम है, जो अलग अलग पार्ट ऑफ वर्ड हम लोगों ने डिटेक्ट किया, और आज पूरे वर्ल्ड वाइड में उसको असेंबल करके यूज किया जाता है। एटलीस्ट 3 जो इसकी ब्रांचेस हैं: पाइथागोरस जो वेस्टर्न कंट्रीज में चलती है ज्यादा, वैदिक और शेल्डियन इंडिया में और एशियन कंट्रीज में ज्यादा चलती है। ठीक है, साइंटिफिकली प्रूवन यहाँ पे लिखा कि ये नहीं है, तो साइंटिफिकली प्रूवन कोई भी स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड मॉडलिटी नहीं है, न्यूमरोलॉजी भी नहीं है। ठीक है, इसमें आपको एब्सोल्यूट रिजल्ट ना मिल के एक डायरेक्शनल रिजल्ट मिलते हैं। कई बार तो जाहिर सी बात है आपकी जो प्रेडिक्शन है वो भी 100% सही होती है, परंतु क्योंकि इसमें एक्यूरेसी 70 to 80% ही कंसिडर की गई है, इसीलिए इसको डायरेक्शनल बोला गया है, इसको एब्सोल्यूट नहीं बोला गया है। मतलब इसमें आप 100% डिपेंड नहीं हो सकते, परंतु इसकी गाइडेंस लेके एक डायरेक्शन आपको मिल सकती है। ऑलराइट, अब सबको एक्चुअली कैमरे बंद है, मैं देख ही नहीं पा रहा हूँ कौन समझ रहा है कौन समझ नहीं रहा है। ऐसा लग रहा है अपने आप से बात कर रहा हूँ, सिर्फ साई साई तेजा का वीडियो ऑन है, बाकी का कुछ पता नहीं चल रहा है। तो इसके बेनिफिट क्या है? क्लैरिटी मिलती है आपको कि आपको करना क्या है। अलाइनमेंट आपकी लाइफ में बेटर बनता है प्लैनेट्स का, और धीरे धीरे जब आपकी पूरी जिंदगी में बदलाव आता है तो कॉन्फिडेंस भी आपको मिलना शुरू हो जाता है। ठीक है, आप एक अलग पर्सनैलिटी होते हो उसके बाद जब कॉन्फिडेंस आएगा। तो टाइप्स ऑफ न्यूमरोलॉजी हमने पहले पढ़ ली है। शेल्डियन न्यूमरोलॉजी जो बेबीलियन सिस्टम है, मतलब जो बेबीलियन सभ्यता थी मेसोपोटामिया की, वहां से निकला था ये, जो आज के इराक को बोला जाता है। राइट, इंडियन न्यूमरोलॉजी मतलब जिसमें वैदिक इन्फ्लुएंस है, इसमें थोड़ा बहुत हमारा एस्ट्रोलॉजी का टच रहता है। ओके, फिर वेस्टर्न सिस्टम में जो चलती है ज्यादातर वेस्टर्न कंट्रीज में पाइथागोरस चलती है। ऑलराइट, फिर एक कबाला न्यूमरोलॉजी है जो इधर अपना क्या कहते हैं इसको, इसराइल वगैरह में चलती है। ओके, हैब्रू मिस्टिसिज्म बोलते हैं, जो इसराइल वगैरह की साइड चलती है। फिर लास्ट में चाइनीज का चलता है। तो ये मेजर न्यूमरोलॉजी के ब्रांचेस आप कह सकते हो, जो पूरे वर्ल्ड में यूज होती है डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में। ऑलराइट, हमारे इंडिया में जैसे मैंने पहले बताया शेल्डियन न्यूमरोलॉजी चलती है जो बेबीलियन सिस्टम की है, और इसमें इंडियन की भी टच है, तो थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन इसमें हो रखा है। अब बहुत पावरफुल है और काफी एक्यूरेट है ये भी। और दूसरा इंडियन न्यूमरोलॉजी की जो वैदिक न्यूमरोलॉजी बोली जाती है वो चलती है। राइट, लेकिन वैदिक न्यूमरोलॉजी में आपको एस्ट्रोलॉजी अगर बैकग्राउंड आपका है तो बहुत इजीली आप सीख लोगे उसको। तो ये चीज हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि शेल्डियन न्यूमरोलॉजी एंशिएंट बेबीलोन यानी चैल्डिया के नाम से चलती थी, और ईच लेटर्स की वाइब्रेशन है, ईच नंबर्स और ईच लेटर्स, हर एक नंबर की और हर एक लेटर की, जैसे एबीसीडी वगैरह की वाइब्रेशन इसमें डिटेक्ट की गई है और उनके हिसाब से प्रिडिक्शन की गई है। और आपको ये प्रिडिक्शन करने के बाद आपकी डेस्टिनी और डेस्टिनी में कैसे वाइब्रेशन होती है उन नंबर से, वो भी इसमें पता चल जाता है। राइट,
मैंने जैसे पहले बताया, ये वाली जो शेल्डियन न्यूमरोलॉजी है कहाँ कहाँ पर पॉपुलर है, इंडिया में, मिडल ईस्ट में, और अमंग ऑकल्ट प्रैक्टिशनर्स वर्ल्ड वाइड ऑल्सो। ऐसा नहीं है कि इंडिया में चलती है, बाहर भी चलती है, बट बाहर वेस्टर्न कंट्रीज में पाइथागोरस ज्यादा चलती है। जो दूसरी है वो हमारी वैदिक न्यूमरोलॉजी है, जिसको तमिलियन रीजन का ओरिजिन कहा जाता है, बेसिकली साउथ इंडिया से। और इसके अंदर भी बेस रूट इसका क्या है, शेल्डियन ही है, परंतु मर्ज हो गई है वैदिक एस्ट्रोलॉजी के साथ। ठीक है, और इसमें एस्ट्रोलॉजी का टच है, राइट। तीसरा पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी है, जो ऑलरेडी मैंने बताया वेस्टर्न कंट्री में ज्यादा चलती है, तो इसमें ज्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे, आगे चलेंगे। कबाला न्यूमरोलॉजी आपका इसराइल वगैरह में ज्यादा चलती है। एंड देन चाइनीज, ऑफकोर्स चाइनीज न्यूमरोलॉजी चाइना में ज्यादा करते हैं। Yes, ठीक है। तो विच न्यूमरोलॉजी स्टाइल इज मोर फेमस, बेसिकली इंडिया के अंदर तो हमारी वैसे ये चलती है वैदिक और शेल्डियन, और वेस्टर्न में पाइथागोरस, ये भी हम लोग बात कर चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब जो है सेगमेंट में हम लोग जा रहे हैं। तो अभी जो कैमरा ऑन करेगा उसी के बारे में थोड़ा आगे बढ़ेंगे। शाही तेज होगा तो मैंने सोच लिया इसको तो प्रेडिक्शन करूंगा मैं। कैमरे के सामने आइए सब, वैसे ही मजा नहीं आ रहा, पूरी ब्लैक स्क्रीन लग रही है। ऑल राइट, अब जो मेजर जो इंपॉर्टेंट सेगमेंट है उसकी तरफ चलते हैं, रोल्स ऑफ नंबर्स इन न्यूमरोलॉजी। जैसे मैंने बताया, सारे नंबर्स के रोल हैं कहीं ना कहीं आपकी फ्रीक्वेंसी में, आपको अफेक्ट करते हैं, राइट। आपकी जिंदगी के डे टू डे रूटीन में आपको अफेक्ट करते हैं ये नंबर्स। तो क्या रोल है इन नंबर्स के, ये हमारे प्लानिटरी सिस्टम है। ठीक है, ये हमारा प्लानिटरी सिस्टम है, और ये इसके अंदर हम लोग को 9 प्लैनेट्स हम लोगों ने पढ़े हैं, राइट। अब बेशक से इसमें राहु केतु को प्लैनेट्स नहीं मानते हम लोग, प्लूटो को भी प्लैनेट की क्लासिफिकेशन से हटा दिया गया है, परंतु हमारे ज्योतिष शास्त्र में अभी भी इनको हम लोग प्लैनेट के नाम से ही मानते हैं, और राहु केतु को छाया ग्रह यानी शैडो प्लैनेट माना जाता है। ठीक है, तो कौन कौन से प्लैनेट हैं ये हम सबको पता ही है, ये डिस्टेंस वाइज इसमें सबको पता ही है, हमने स्कूल में भी पढ़ा है ये सारा। ये सन है, सन के सबसे क्लोजेस्ट मरकरी है, फिर वीनस है, फिर अर्थ है हमारा, और अर्थ के चारों तरफ ये ऑर्बिट करता है चंद्रमा, मून। हमारे अर्थ के बाद फिर मार्स, जुपिटर, सैटर्न, और ये अपना राहु जिसको यूरेनस कह रहे हैं, और नेपच्यून, केतु जिसको कहते हैं। ठीक है, सन को फादर ऑफ द प्लैनेट्स बोला गया, इसको नंबर 1 दिया गया है। न्यूमरोलॉजी में जो एक नंबर का बच्चा है, जो भी 1 तारीख को पैदा हुआ है, चाहे 10 को हुआ है या फिर 19 को हुआ है या फिर 28 को हुआ है, एट द एंड उनके जो नंबर्स बनते हैं वो 1 बनते हैं, दे आर रूल्ड बाय सन। ठीक है, दूसरे नंबर पे आता है हमारा चंद्रमा। जो लोग 2 नंबर को पैदा हुए, 11 को पैदा हुए, 20 को पैदा हुए, ठीक है, और 29 को पैदा हुए, 29 को, उनको रूल करता है चंद्रमा। थर्ड नंबर पे आता है हमारा जुपिटर। फोर्थ नंबर पे आता है राहु, यूरेनस। ये प्लेनेटरी डायरेक्शन बता रहा हूं मैं आपको, और ये आपको याद होनी चाहिए कि 1 नंबर का प्लेनेट कौन है, 2 का कौन है, 3 का कौन है, 4 का कौन है, इसी तरह से 9 तक कौन कौन से प्लैनेट्स हैं, ये आपको पूरी डायरेक्शन पता होनी चाहिए। 5वें नंबर पे हमारा मरकरी आता है, छठे नंबर पे आता है वीनस, 7वें नंबर पे आता है हमारा केतु, नेपच्यून, 8वें नंबर पे आता है अपना सैटर्न, और 9वें नंबर पे आता है मार्स। ऑलराइट, ये हमें नंबर पता होने चाहिए, बिकॉज इफ यू आर लर्निंग न्यूमरोलॉजी यू मस्ट बी फैमिलियर विद द नंबर्स। ठीक है, तो पहला क्या है, पहला नंबर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सन को रिप्रेजेंट कर रहा है। सन इज लाइक ए किंग, सन किंग की तरह काम करता है, किंग की तरह रहता है, राजा की तरह रहता है, राजा के कैरेक्टरिस्टिक उसमें रहते हैं। सन क्या है, किंग है, सन को किंग माना गया है। ठीक है, न्यूमरोलॉजी में। नंबर 2 कौन है, नंबर 2 है मून, मून को क्वीन माना गया है। ऑलराइट, पहला जो है सन है, अगर हम इस तरह से याद करेंगे तो हमारे को इजी रहेगा याद रखना। पहला सन होता है, सन को हम लोग
सूर्य को राजा मानते हैं। दूसरा, चंद्रमा को हम लोग रानी मानते हैं। तीसरा हमारा जुपिटर होता है, जिसको हम लोग काउंसलर यानी राजगुरु माना जाता है। राजा के दरबार में जो राजगुरु है वो कौन है? गुरु यानी जुपिटर, बृहस्पति, राइट। चौथे नंबर पे राहु आता है। राहु को एक प्रकार का रॉबिन हुड कहा जाता है। राहु आपको अकस्मात ही सब कुछ दे सकता है, अकस्मात ही लूट लेगा। बहुत अनप्रिडिक्टेबल होते हैं ऐसे लोग, ठीक है। पांचवा कौन है? मरकरी। मरकरी को प्रिंस माना गया है। इस तरह से याद रखेंगे, मैं फिर से कह रहा हूँ तो आपको बहुत इजी रहेगा। पहले नंबर जो सन है उसको किंग बोलते हैं। दूसरे नंबर मून, रानी। तीसरे नंबर जुपिटर यानी राजगुरु। चौथा नंबर राहु का होता है, जो रॉबिन हुड बोला जाता है। और पांचवा मरकरी, जो प्रिंस माना गया है, ठीक है। उसके बाद छठे नंबर पे वीनस आता है। वीनस को भी राजगुरु बोला जाता है, परंतु ये दैत्यों के गुरु होते हैं। ऑलराइट, ये दैत्यों के गुरु हैं और बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं। शुक्राचार्य। ये शुक्राचार्य है, ठीक है। 7 नंबर पे आता है केतु। केतु अपना शैडो प्लेनेट, हम सबको पता ही है। केतु का सर नहीं होता है, नीचे का लोअर पार्ट बॉडी होती है। ये हमारी कहानी पता ही है, उसमें हम लोग जाएंगे नहीं। समुद्र मंथन में सबको पता है, अमृत पी लिया था तो गर्दन काट दी थी, तो सर अलग धड़ अलग, राइट। सर को राहु बोल दिया गया, धड़ को केतु बोल दिया गया। उसके बाद आता है हमारा सन। सन कौन होता है? जज होता है। सन कौन है? न्याय का देवता। सन, सॉरी, सैटर्न। सैटर्न को, शनि को क्या बोला जाता है? न्याय का देवता, जज बोला जाता है। तो ये हम सबको पता है कि शनि महाराज न्याय करते हैं, इसलिए उनको जज बोलते हैं। और लास्ट में हमारा मार्स होता है, यानी कमांडर, ठीक है। मार्स यानी कमांडर। तो राजा जो है सूर्य, उसके कौन कौन से सबसे करीब लोग होते हैं? राजा को सबसे ज्यादा किसकी जरूरत होती है? कमांडर की। राजा को अपने राज दरबार में कमांडर की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। राजा को अपने दरबार में राजगुरु की भी जरूरत होती है। और रानी तो उसके पास है ही। तो ये उसके कुछ फेवरेट ग्रह हो गए। प्रिंस आपका ये हो गया, यानी बच्चा। बच्चा तो अपना सबको प्यारा ही है। तो अभी ये समझाने का मतलब ये है कि जब हम लोग इनकी अलाइनमेंट देखेंगे, फ्रेंडशिप या एनिमिटी देखेंगे, तो हमें अगर ये चीजें पता होंगी तो हमें वो चीज समझने में आसानी होगी कि कौन किसका दोस्त और कौन किसका दुश्मन है। क्लियर है सबको? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लैनेट्स एंड इन आवर लाइफ, ठीक है। अब हर प्लेनेट की कोई ना कोई करेक्टरिस्टिक है। देखिए, आज क्योंकि पहला दिन है इंट्रोडक्शन का है, तो बहुत से लोग इसमें नॉन न्यूमरोलॉजी बैकग्राउंड के हैं, तो ये सारी चीजें बतानी जरूरी है ना। क्योंकि अगर हम सीधा जो है ABCD ना पढ़ के XYZ में जाएंगे तो समझ नहीं आएगा बहुत लोगों को, राइट। तो इसमें करेक्टरिस्टिक क्या है? जो पहला नंबर है, पहला कौन नंबर है? पहला नंबर किसका है? सन का नंबर है। सन क्या है? किंग है। सन क्या है? किंग है। किंग की कैसी प्रॉपर्टीज होती है, करेक्टरिस्टिक होती है, क्या क्या स्ट्रेंथ होती है? वो एक लीडर होता है, राइट। तो जो भी एक नंबर से रिलेटेड आदमी है, उसके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी होगी। कोई भी काम करने में हमेशा वो आगे रहेगा। अकेला ही चल जाएगा और अकेला ही जंग में खड़ा हो जाएगा, लेकिन जंग जीतने की जज्बा रखेगा। कॉन्फिडेंस उसके अंदर बहुत होगा, ठीक है। कोई भी चीज को हट के जो चीजें होती है उनको शुरुआत करने में भी ये लोग पीछे नहीं हटते हैं। और बोल्डनेस, मतलब किसी से डरते भी नहीं। तो ये सारी क्वालिटी राजा की होती है ना। तो यही क्वालिटी सन की है, यानी एक नंबर जिसकी कुंडली, जिसके बर्थ चार्ट में आएगा, वो ये सारी करेक्टरिस्टिक बाय बर्थ लेकर पैदा हुआ है। ऑलराइट, तो ये तो हो गया एक पॉजिटिव एंगल। अब हर आदमी का एक पॉजिटिव साइड है और एक नेगेटिव साइड भी है, राइट। तो उसकी नेगेटिव साइड क्या आएंगी? उसके अंदर ईगो आ जाएगा कि मुझसे ज्यादा शक्तिशाली कोई नहीं है ना। उसके अंदर डिफिकल्टी आएंगी कॉपरेशन करने की। दूसरों के सामने झुकेगा नहीं, किसी के नीचे काम करना पसंद नहीं करेगा। ऐसे लोग अपना ही काम करते हैं। पुष्पा वाला जो साई तेजा जी बोल रहे हैं, किसी के आगे झुकता नहीं है। ऐसा आदमी है ना, जो सन से ड्रिवन लोग होते हैं, वो अपना ही काम करना पसंद करते हैं, ठीक है। उनके अंदर बेचैनी भी रहती है, तो मैं इतना सक्षम हूँ, मैं इतना पावरफुल है, मेरे अंदर इतनी एनर्जी है, क्यों मेरा काम डिले हो रहा है? तो बहुत इंपेशेंट भी उनके अंदर आ जाता है, ठीक है। तो ये सन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक क्वालिटीज और वीकनेस यहाँ बताई है, डिटेल में क्लास में भी पढ़ेंगे, ठीक है।
अब दूसरा क्या है, देखिए ये चीजें आपको बताने का मतलब क्या है। अब जैसे यहाँ पे लिखा है मून, मून को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग क्वीन से। क्वीन मतलब एक फीमेल, फीमेल मतलब इमोशंस। तो इसीलिए मैंने कहा था वो चीजें आपके दिमाग में एकदम से पिक्चर इमेज आ जानी चाहिए, जो मैंने पिछली स्लाइड में इमेज दिखाई कि पहला नंबर सन है तो मतलब वो किंग की तरह बिहेव करता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक किंग किंग की तरह होती है, तो याद करने में आसान हो जाता है। दूसरा प्लेनेट है मून, मून को हमने क्वीन का दर्जा दे दिया। तो क्वीन मतलब रानी, मतलब एक फीमेल, मतलब इमोशन से भरी हुई, सेंसिटिव है बहुत, राइट, फ्लेक्सिबल है बहुत, बहुत कॉपरेट करने वाली है, पार्टनरशिप भी अच्छी तरह से निभाएगी, इंटेलिजेंस भी उसके अंदर होगा, और थोड़ी बहुत काम निकालने में सक्षम भी होगी, डिप्लोमेटिक होगी। तो अब कितना इजी हो गया, मतलब एक सन है जिसकी करेक्टरिस्टिक आपको समझ में आ गई कि ये होंगी एक नंबर का। दो नंबर को मून बोलते हैं जिसको हम लोगों ने क्वीन का नाम दे दिया, तो क्वीन मतलब फीमेल होगी, तो यही करेक्टर है। तो ये हमें कितना आसान हो जाता है एनालिसिस करने में, राइट। परंतु जैसे मैंने हर हर चीज को कहा कि हर चीज की एक फ्लिप साइड भी है। अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव साइड भी उसकी रहती है। तो पॉजिटिव हमने समझ लिया, अब नेगेटिव क्या क्या हो जाएंगी इसकी। जो क्वीन होती हैं वो थोड़ी डिपेंडेंट हो जाती हैं अपने किंग पे, या फीमेल जैसे। आज तो खैर डिफरेंट स्टोरीज हैं, हर कोई इंडिपेंडेंट है, पर फिर भी जो भगवान ने एक बार इमोशंस दे दिए, जो जीन्स दे दी, वो जीन्स तो मेल फीमेल में उसी तरह से काम करती है जिस तरह से भगवान ने बना के दी है, चाहे जमाना कितना भी बदल जाए, बराबर है। आज लेडीज सेल्फ डिपेंडेंट है, परंतु कहीं ना कहीं कॉपरेशन एक दूसरे का तो चाहिए ही होता है, राइट। दूसरा क्या होता है इसमें, जो फ्लिप साइड जो नेगेटिव है, वो क्या करती है, लड़ाई झगड़े से दूर रहना पसंद करती है। नंबर एक वाला आदमी जो सन है, जो किंग है, वो लड़ाई झगड़े के लिए बना है, वो तो कहेगा कि मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं, मेरे से कोई पंगा ना ले, राइट। परंतु जो दो नंबर है जिसको हमने क्वीन बोल दिया है, मून को क्वीन बोल दिया है, तो क्वीन क्या करेगी, वो लड़ाई झगड़े से दूर रहेगी, तो हमारे को इजी हो गया समझने में, राइट। ओवर थिंकिंग रहेगी, डिसीजन कभी कभी जो है वो ढंग से ले नहीं पाएंगी, राइट। तो ये नेगेटिव साइड हो गई। हर चीज की पॉजिटिव और नेगेटिव हमें देखनी पड़ेंगी, और ये चीजें अपने आप ऑटोमेटिक जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे आती जाएंगी। ये तो सिर्फ एक एक दो दो लाइन लिखी है, लेकिन क्लास में आपको पूरी डिटेल में पीडीएफ मिलता है, सारा आपको समझाया जाता है, राइट। ये तो सिर्फ एक मोटा मोटा आपको बताया जा रहा है। तीसरा मैंने क्या बताया था, जुपिटर है। तीसरा नंबर किसका होता है, जुपिटर को माना जाता है। जुपिटर क्या है, राजगुरु। जुपिटर क्या है, काउंसलर, राजगुरु, राइट। अगर वो राजगुरु का नाम दिया गया उसको, तो क्यों दिया गया और उसके करेक्टर क्या होंगे। राजगुरु का काम क्या होता है महल के अंदर, वो गाइडेंस देता है, राजा को गाइडेंस देगा, राइट, लोगों को सिखाएगा। ऐसा पुरुष ज्ञानी होगा, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होंगी, राइट, सबको साथ लेके चलने वाला होगा, उसके बहुत सारे शिष्य होंगे। इतना ज्ञान होने के बावजूद वो बहुत बहुत ही एक्सप्रेसिव होगा, कम्युनिकेटिव होगा, राइट। तो राजगुरु इसको नाम दे दिया गया, तो इससे हमें समझ में आ गया अगर जुपिटर को राजगुरु कहते हैं तो इसके पॉजिटिव करेक्टर ये हो गए, बिकॉज राजगुरु का काम यही है राजा के महल में। लेकिन इसके फ्लिप साइड क्या है, इसके नेगेटिव पॉइंट्स क्या है। कभी कभी ऐसे लोग ज्यादा नॉलेज के कारण उनको घमंड आ जाता है, वो किसी की सुनते नहीं है, उनकी एनर्जी स्कैटर्ड हो जाती है, क्योंकि अपने से ज्यादा विद्वान वो किसी को समझते नहीं, राइट। और कुछ एक्शन ऐसे ले लेते हैं जिसका उनको नुकसान होता है। ऐसे लोग जो है काम तो शुरू करते हैं लेकिन फिनिश करने में उनको दिक्कतें आती हैं, राइट। तो हर चीज की पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, ऐसा कोई नहीं है इंसान जो बिल्कुल परफेक्ट है, दोनों हर जगह है, पॉजिटिव नेगेटिव। चौथा कौन है, चौथा कौन बताया था मैंने, प्लेनेट चार, चौथे नंबर का प्लेनेट है राहु। राहु को रॉबिन हुड बोल दिया गया है। अब रॉबिन हुड से हमें वैसे ही समझ में आ रहा है, रॉबिन हुड मतलब रफ टफ आदमी, केयरलेस बट वेरी केयरफुल ऑल्सो, और वेरी हेल्पिंग ऑल्सो, वर्सेटाइल होता है। ऐसे लोग डिसिप्लिन्ड होते हैं, कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, पीछे नहीं हटते, ठीक है। काम के एथिक्स होते हैं। अगर किसी राहु ड्रिवन सीनियर के अंडर में आप काम करना शुरू किया और आप बहुत सुस्त हैं, आपकी वो स्किल नहीं है, तो आपको ना कुछ चने चढ़ा चबा देगा, ठीक है। बहुत डिसिप्लिन लोग होते हैं। और ऐसे लोगों में ये भी देखा गया है कि कुछ ना कुछ हाथ की कारीगरी इनके पास होती है, कुछ ना कुछ हाथ की कारीगरी होती है इनके पास, कुछ ना कुछ अच्छा एक हाथ से काम कर सकते हैं।
अब उसकी भी फ्लिप साइड होंगी, हर किसी की जैसे होती है, तो इनकी भी फ्लिप साइड क्या होती है? किसी भी चीज को लेके इनको ओवर पोजेशन ऑब्सेशन हो जाता है, लाइफ में इंस्टेबिलिटी रहती है। क्यों? क्योंकि ये झट से डिसीजन लेते हैं बिना सोचे समझे, और कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, तो इसकी भी फ्लिप साइड आपको पता चल गई। बट ये दो तीन ही चीज पता चली है, ज्यादा डिटेल में तो क्लास में पढ़ेंगे। अब बात करेंगे पांचवें प्लेनेट की, जिसका नाम हम मरकरी बोलते हैं। राइट, मरकरी अपना प्रिंस को कहते हैं कि राजा का ये पुत्र है, सूर्य का पुत्र है। और राजा कौन है? सूर्य है, तो पुत्र प्रिंस हो गया। तो मरकरी क्या है? प्रिंस की तरह बिहेव करता है, उसको फ्री रहना पसंद है। ठीक है, एडवेंचर भी करेगा, चीजों को स्वीकार भी कर देगा, डिफरेंट डिफरेंट के एंजॉयमेंट उसको चाहिए। इनोवेशन में भी इनका नाम बोला गया है, कम्युनिकेशन भी इनके ठीक रहते हैं। ठीक है, लाइफ में अगर ये आपके आपके न्यूमरोलॉजिकल चार्ट में आता है और अगर अच्छा है तो आपको स्टेबिलिटी भी देता है। अब मैंने एक वर्ड बोला अच्छा है अगर, तो अच्छे से मतलब क्या है वो भी सीखेंगे आगे क्लास में, कि अगर एक ही बार आपके मरकरी आया आपके चार्ट में तो क्या मतलब है, दो बार आया तो क्या मतलब है, तीन बार आया तो क्या मतलब है, चार बार आया तो क्या मतलब है, पांच बार आया तो क्या मतलब है, और अगर है ही नहीं तो क्या मतलब है। राइट, क्योंकि इस तरह के जब आप न्यूमरोलॉजी सीखोगे तो डिफरेंट चार्ट आपके पास आएंगे, अलग अलग कॉम्बिनेशन के नंबर होंगे, तो अलग अलग कॉम्बिनेशन को सीखना पड़ेगा ना, कि एनालिसिस कैसे करेंगे, रिजल्ट कैसे करेंगे, इंटरप्रिटेशन कैसे करेंगे। तो हम लोगों ने इसकी पॉजिटिव साइड देख ली है, अब इसकी फ्लिप साइड क्या है, नेगेटिव साइड क्या है? ये लोग बहुत बेचैन रहते हैं। ठीक है, फोकस इनका कम रहता है। ठीक है, इनस्टेबिलिटी रहती नहीं है। कई बार अगर आपके चार्ट में अगर मरकरी अच्छा नहीं है तो आपकी कम्युनिकेशन खराब कर देगा, स्टेबिलिटी खराब कर देगा। कोई भी चीज आएगी, मान लीजिए फाइनेंस ही है, पैसा आया वो टिकेगा ही नहीं, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, अगर खराब है तो स्पीच आपकी खराब हो जाएगी, बड़बोले हो जाएंगे आप। ठीक है, अब ये सब चीजें आप कैसे देखेंगे, कितने नंबर की, कितने नंबर साथ में आएंगे या कितना मिस होंगे नंबर, वो सारी चीजें हमें डिटेल में जब पढ़ेंगे तो पता चलेगी। बराबर। वीनस, सिक्स नंबर का कौन है? वीनस। वीनस भी क्या है? ये भी गुरु है, परंतु ये दैत्यों के गुरु माने गए। तो इनकी करेक्टरिस्टिक जो पॉजिटिव साइड है, ऐसे लोग बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर चलने वाले लोग होते हैं, जिम्मेदारी निभाना ये जानते हैं। ठीक है, इनके अंदर बहुत प्यार रहता है, फैमिली के लिए भी और सोसाइटी के लिए भी, कुछ अच्छा करना चाहते हैं, बहुत सौम्य होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, हारमोनी से भरे होते हैं, मतलब हर किसी के साथ इनका जो व्यवहार होता है बहुत अच्छा रहता है। ऐसे लोग डिप्लोमेटिक भी होते हैं। अपना काम निकालना जानते हैं प्यार से। राइट, मतलब अच्छी तरह से रहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इसकी फ्लिप साइड क्या है? कई बार ये ओवर पजेसिव हो जाते हैं रिश्तों को लेकर। अब आपके अगर न्यूमरोलॉजिकल चार्ट में 6 नंबर कहीं लिखा हुआ है, जो हम लोग आगे सीखेंगे, तो वो 6 नंबर एक बार आया, दो बार आया, तीन बार आया, चार बार आया, पांच बार आया, 6 बार आया, तो क्या क्या कह रहा है और क्या क्या इसको कैसे कैसे इंटरप्रेट करना है वो हमें आना चाहिए। ये हर प्लेनेट के बारे में, तो वीनस के बारे में या मरकरी के बारे में नहीं, हर प्लेनेट के बारे में आपको कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन पता होने चाहिए, तभी जाके आप प्रिडिक्शन कर पाओगे। ऑलराइट, तो ऐसे लोगों की टेंडेंसी क्या होती है, ये कुछ ज्यादा पॉजिटिव हो जाते हैं रिश्तों को लेके। ठीक है, और अगर खराब है आपका ये वीनस आपके न्यूमरोलॉजिकल चार्ट में, तो कई बार आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी बना देता है, रिश्ते तोड़वा देगा, आपस में झगड़ा करवा देगा। ऑलराइट, ये सारे अगर आपको करेक्टरिस्टिक पता चल गए, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि जैसे आप डेट ऑफ बर्थ देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि ये आदमी कैसा है। ठीक, अगला हमारा केतु। केतु क्या है? शैडो प्लेनेट है, जैसे राहु भी शैडो है, केतु को भी शैडो प्लेनेट बोला गया है। केतु आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ खींचता है, केतु आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ खींचता है। एक चीज और बताता हूँ मैं आपको, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप कोई भी अपनी इच्छा से नहीं आओगे। आप अपना करियर खुद चूज कर सकते हो, अपने दोस्त खुद चूज कर सकते हो, कहाँ रहना है, कहाँ जाना है, कब खाना है, कब पीना है, ये सारी चीज आप चूज कर सकते हो। परंतु परंतु स्पिरिचुअलिटी के लिए ऊपर वाला आपको चूज करता है। स्पिरिचुअलिटी के लिए ऊपर वाला आपको चूज करता है, और इसमें केतु का रोल बहुत बड़ा होता है। इसकी कुंडली में केतु अगर दिख गया हमें न्यूमरोलॉजिकल चार्ट में,
हम लोग ब्लाइंडली कहते हैं कि आपका कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी की तरफ झुकाव है। अब वो कितने डिग्री का केतु आपके पास है, कितने डिग्री से मतलब है कितने नंबर ऑफ केतु के नंबर हैं उसके अंदर, उसके बेस में हम बता देते हैं कि अच्छा है या बुरा है या कैसा है। ठीक है। ऐसे लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ रहते हैं। इंट्रोस्पेक्शन मतलब आत्मनिरीक्षण करते हैं, अपने अंदर ही अंदर सोचते रहते हैं कि मैं कौन हूँ, मेरा पर्पस क्या है, मैं क्यों इस दुनिया में आया, भगवान कौन है, यूनिवर्स कैसे चल रहा है, दुनिया कैसे चल रही है। ये सारी की सारी चीजें वो आत्ममंथन करते रहते हैं। राइट। इनके अंदर विजडम भी होता है। रिसर्च में भी आपको बहुत से लोग केतु के मिलेंगे। ठीक है। मेरी लाइफ में भी केतु है, इसलिए मैं भी रिसर्च में चला गया बहुत साल। इनर लाइफ, आपकी इनर लाइफ में ही आप हमेशा रहते हैं, दुनिया से कटे कटे से रहते हैं। अब इसका फ्लिप साइड क्या है? आइसोलेशन, मतलब दुनिया से कटे कटे रहते हैं। आपके अंदर बहुत सारे सीक्रेट छुपे होते हैं। दुनिया से आप बिल्कुल मतलब ऐसे चाहते हैं कि मेरे सामने कोई आए ना, बस मैं कहीं ना कहीं डिविनिटी से कनेक्ट हो जाऊं। राइट। ऐसे लोगों का झुकाव जो है दुनिया में कम रहता है और स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज्यादा हो जाता है। ऐसे लोग अगर केतु के न्यूमेरिकल न्यूमरोलॉजिकल कुंडली में अगर सही नहीं आया, तो केतु खराब होने की वजह से उसकी हेल्थ में भी प्रॉब्लम आती है, कई बार शादी में भी प्रॉब्लम आती है। ठीक है। फिर हमारा है सैटर्न, 8 नंबर का प्लेनेट है सैटर्न। सैटर्न को क्या बोलते हैं? जज। सैटर्न न्याय का देवता है, सबको पता है, शनि महाराज न्याय के देवता है। राइट। न्याय के देवता अगर आपकी कुंडली में आ गए, न्यूमरोलॉजी कुंडली में, तो आपको एक पावर देते हैं, अथॉरिटी देते हैं। मैटेरियल सक्सेस भी आपको सैटर्न से मिलती है इस कलयुग के अंदर। आपको बिजनेस अगर चलाना है तो आपकी न्यूमरोलॉजी चार्ट में सैटर्न का अच्छा होना बहुत जरूरी है। सैटर्न आपके जमीन से जुड़े हुए मकान को भी रिप्रेजेंट करता है। सैटर्न आपके पिता के साथ संबंध कैसे हैं उसको भी रिप्रेजेंट करता है। लीडरशिप की क्वालिटी इसके अंदर भी बहुत होती है। आपको पता होता है कि मेरे को अपने गोल अचीव करने हैं, तो कैसे करने हैं। अगर अच्छा है तो सैटर्न आपके न्यूमरोलॉजिकल चार्ट में, अगर अच्छा नहीं है तो इसकी फ्लिप साइड क्या हो गई? आप बिल्कुल मटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे भागते रहोगे। आपकी लाइफ में बहुत हार्ड आपका जीवन रहेगा। जीवन रहेगा, हार्डशिप रहेगी बहुत आपकी लाइफ में, इतनी आसानी से चीजें नहीं मिलेंगी, ऑब्स्टेकल्स बहुत रहेंगे। कई बार आप फ्रस्ट्रेशन में बहुत रूथलेस हो जाते हो, क्योंकि आप फ्रस्ट्रेट होने लग जाते हो जब आपको आपका गोल अचीव नहीं कर पाते हो, तो आप फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो जाते हो, जिसकी वजह से आप रूथलेस हो जाते हो, मतलब दूसरों के साथ व्यवहार आपका सही नहीं रहता है, इनर पीस नहीं रहती है, स्ट्रेस एंजाइटी बहुत कॉमन हो जाता है इन लोगों के अंदर। ठीक है। लास्ट जो है वो 9 नंबर है। 9 नंबर क्या है? मार्स है। मार्स को हमने क्या बोला है? कमांडर। अब देखिए, जैसे नाम इसको दे दिया गया है कमांडर, तो आप समझ गए इसके करेक्टरिस्टिक कैसे होंगे। ये डिफेंस के जैसे आदमी की तरह बोल्ड होगा, बुलंद होगा, किसी से डरेगा नहीं। राइट। सबसे पहला करेक्टर तो ये आ गया कि इसके अंदर हिम्मत बहुत होगी, कुछ भी एक्शन लेने की इसके अंदर हिम्मत बहुत होगी। ठीक है। और इसके अंदर कोई और भी पॉजिटिव चीज ये होती है कि ये बहुत ही दयालु व्यक्ति होते हैं। इस तरह के जो लोग होते हैं बहुत दयालु होते हैं, चैरिटी का काम बहुत करेंगे ये लोग। ठीक है। और राजा के लिए अगर किसी पे इनका दिल आ गया तो उसके लिए मरने मिटने को तैयार रहते हैं। ठीक है। लेकिन इसका फ्लिप साइड क्या है? इसका फ्लिप साइड ये हो जाता है कि ये बहुत ही ज्यादा आइडियलिस्टिक हो जाते हैं। उसके विपरीत ये कुछ काम करना पसंद नहीं करते, जिसकी वजह से इनकी लोगों से फिर कम बनती है, और एनर्जी को अननेसेसरी बहुत वेस्ट करते हैं, बिकॉज इनके अंदर एनर्जी बहुत होती है। जितने भी आप स्पोर्ट्समैन देखेंगे, स्पोर्ट्स वगैरह जितने भी लोग हैं, इनके अंदर मार्स का जो तत्व है, मंगल तत्व ज्यादा होता है। ठीक है। किसी को कुछ पूछना है यहाँ तक तो पूछ सकते हो, वरना आगे बढ़ेंगे, फिर 1-2 स्लाइड और देखेंगे, फिर चलेंगे। कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है कोई, फिर आगे बढ़ेंगे। एक तो किसी के माइक भी ऑन नहीं है, वीडियो ऑन नहीं है, तो कोई पूछने का पता नहीं, ऐसे शांत बैठे हैं सारे चुप के। जी नमस्कार, हम पंकज जी। अरे अच्छा, पंकज देवल जी आप हो? आ, अच्छा अच्छा, नमस्कार नमस्कार। अब देखो, आपने वीडियो ऑन किया तो मैं पहचान लिया ना। हाँ सर, ये पूछने वाला पॉजिटिव। था, जो क्लास रहेगा, क्लास में सेम स्लाइड रिपीट होंगी कि
अलग रहेंगे वो? नहीं नहीं, क्लास में तो ये तो खैर बेसिक 3 दिन का ही है। बेसिक एक्चुअली हमारा लंबा होता है, परंतु ये बिकॉज 3 दिन हाँ के लिए ऐसे इंट्रोडक्टरी सेशन रखा गया है। इसके अलावा फिर एडवांस होता है, प्रोफेशनल होता है, वो तो बहुत पढ़ेंगे उसमें, तो इसीलिए तो ये कम से कम 12-13 दिन की क्लास चलती है। जी। तो ये सब स्लाइड्स तभी भी देखने को मिलेगा कि अभी नहीं मिलेगा? नहीं, इसको रिपीट करेंगे, एक दिन में खत्म हो जाएगा। ये आपको पीडीएफ पूरा मिलता है ना, पीडीएफ भी मिलेगा, वीडियो भी मिलेगा आपको जब क्लास ज्वाइन करेंगे आप। चलेगा आप ना तो सर? करने ही वाले हैं, आपको तो आप तो करने ही वाले हैं, आपको पता है मुझे, आपने तो बोला है। जी जी। चलिए, तो कोई और किसी की क्वेश्चन है तो पूछिए, वरना आगे बढ़ेंगे। 9:45 हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये लास्ट स्लाइड देखेंगे, उसके बाद जो है कल लोसो ग्रिड वगैरह पढ़ेंगे। तो लास्ट स्लाइड ये है। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे हमारे को वो स्लाइड काम आएगी जहाँ पे मैंने आपको चित्र दिखाए थे कि पहला नंबर है सन का, जो राजा होता है, राइट। अब राजा होगा तो राजा के साथ सभी अच्छा बना के चलने की कोशिश करेंगे, चाहे वो कोई भी हो। यस और नो? राजा के साथ अपना कौन बिगाड़ना चाहेगा? कोई नहीं बिगाड़ना चाहेगा। तो यहाँ पे 3 चीजें लिखी हुई हैं, फ्रेंड्स, एनिमी और न्यूट्रल। अगर मैं बात करूँ नंबर्स की, तो ये नंबर जो है 1 to 9, ये प्लैनेट को रिप्रेजेंट करते हैं। एक नंबर का प्लैनेट कौन सा होता है साई तेजा? बिकॉज यू आई एम ओनली एबल टू सी यू, सो आई एम आस्किंग यू। एक नंबर प्लैनेट सन। सन। तो सन जो है, सन क्या है? राजा है, बराबर है। राजा के कौन कौन से दोस्त हो सकते हैं? राजा का एक नंबर खुद अपने आप का तो रहेगा ही, 2 नंबर मून का भी रहेगा, बिकॉज 2 नंबर रिप्रेजेंटिंग क्वीन। 3 नंबर जुपिटर विच इज राजगुरु, बृहस्पति। तो राजगुरु के साथ भी अच्छा रहेगा। 5 नंबर क्या है? 5 नंबर उनका खुद का बेटा है, प्रिंस मर्क्यूरी। मरकरी। हाँ। मरकरी के साथ भी अच्छा रहेगा ना। छठा नंबर पे क्या है? वीनस। वीनस भी राजगुरु है, चाहे वो दैत्यों के राजगुरु हैं पर राजगुरु माने गए हैं, तो उनके साथ भी अच्छा रहेगा, बराबर है। 6 के बाद नंबर आता है 7। 7 कौन है? केतु। केतु के साथ कोई दुश्मनी नहीं, केतु के साथ न्यूट्रल है वो। राहु के साथ भी न्यूट्रल है। दुश्मन अगर कोई है सूर्य का, तो वो शनि को माना गया है, और ये हम सब जानते हैं। आए बगाए डेली हम लोग सुनते रहते हैं, सूर्य शनि। सूर्य सूर्य पिता हो गए और शनि उनके फादर एंड सन। हाँ। फादर एंड सन। लेकिन सन को सूर्य ने कभी एक्सेप्ट नहीं करा। मतलब सैटर्न को, जो बेटा है उनका, सूर्य ने कभी एक्सेप्ट नहीं करा, इसीलिए सूर्य और शनि की बनती आपस में नहीं है। तो सिर्फ एक प्लेनेट है जो एनिमी है सूर्य का, वो कौन है? शनि हो गया। अब हमारे राइट। को इजी हो गया। अब ये चीजें देखने में इजी हो गई कि पहला जो है सन है, उसको किंग बोलते हैं। दूसरा मून है, जिसको हम लोग क्वीन बोलते हैं। तो क्वीन के कौन दोस्त और कौन दुश्मन हो गए? 1 नंबर तो सूर्य हो गए, जो उनके खुद ही हस्बैंड के रूप में माने गए। 2 नंबर चंद्रमा का खुद है, तो वो भी अपने आप को दुश्मन नहीं मानेगी। 3 नंबर राजगुरु है, तो राजगुरु से कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4 नंबर जो है एनिमी हो गए, राहु। राहु चंद्रमा की बनती नहीं है, बिकॉज राहु क्या है? दिमाग को खराब करता है चंद्रमा के, तो वो दुश्मनी हो गई। 5 नंबर क्या है? पुत्र हो गया सूर्य का, तो चंद्रमा को कोई प्रॉब्लम नहीं है पुत्र से, राइट। 6 नंबर शुक्राचार्य हो गए, तो शुक्राचार्य क्योंकि दैत्यों के गुरु हैं, तो दैत्यों को रानी पसंद नहीं करती, तो इसलिए वो न्यूट्रल हो गई। केतु को भी रानी पसंद नहीं करती, न्यूट्रल में आ गए। शनि क्योंकि उनके पिता, उनके पति का दुश्मन है, तो शनि उसका भी दुश्मन हो गया। तो अब ये चीजें ओके। आसान हो गई समझने में। इजी। यस अगर हमें ये पता है कि 1 नंबर को राजा बोलते हैं, 2 को रानी बोलते हैं, 3 को राजगुरु बोलते हैं, 4 को हम लोग रॉबिन हुड बोलते हैं, 5 को हम लोग प्रिंस बोलते हैं, 6 को हम लोग दैत्य यानी राजगुरु बोलते हैं, 7 को हम लोग जो है छाया बोलते हैं, 8 को हम लोग क्या बोलते हैं? जज बोलते हैं, और 9 को क्या बोलते हैं? कमांडर बोलते हैं। अगर हमारे को ये डेफिनेशन आ गई, तो हमारे को सारे फ्रेंड और एनिमी और न्यूट्रल हमें ऑटोमेटिक इमीडिएटली हमारे दिमाग में आएंगे। ठीक है। अब इसी तरह से 3 में चलते हैं, राजगुरु। 3 नंबर कौन है? बृहस्पति। बृहस्पति कौन है? काउंसलर, मतलब राजगुरु, राजा के महल का राजगुरु। तो राजगुरु से किसको दुश्मनी हो सकती है, ये बताओ? कोई दिक्कत नहीं किसी को। तो राजगुरु से दोस्ती सूर्य की भी है, राजा की, और क्वीन की भी है, चंद्रमा की। राजगुरु की अपने आप से तो है ही। राजगुरु की दोस्ती राजा के पुत्र से भी हो गई, सूर्य के पुत्र से। केतु से भी कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज केतु रिप्रेजेंटिंग स्पिरिचुअलिटी। ठीक है। राहु राहु और गुरु की बनती नहीं है, गुरु चंडाल योग हो गया। ठीक है, तो उसको ना तो, लेकिन राहु इसमें इफेक्ट बुरा इफेक्ट नहीं डालता है, न्यूट्रल माना गया है उसको। ठीक है।
शनि को भी न्यूट्रल माना गया है। केतु केतु दोनों साइड फ्लिप हो गया, न्यूट्रल भी हो गया और फ्रेंड भी हो गया, इसीलिए स्टार डाल दिया। 9 नंबर मंगल है, मंगल को भी न्यूट्रल माना गया, परंतु मंगल भी दोस्त ही माना जा सकता है। अगर कोई राजगुरु का दुश्मन है तो दूसरा राजगुरु, दैत्य राजगुरु शुक्र, Shukracharya is not the अपोजिट, guru for the devas. So he यस, is तो opponent. देवगुरु, He'll become opponent, यस, right? तो ओनली वन प्लेनेट इज अपोजिट और एनिमी टू दी Six. बृहस्पति, टू दी गुरु, Okay. राइट। तो अब आसान हो गया समझना। 4 नंबर क्या है? राहु है। 4 नंबर रॉबिन हुड बोला जाता है। रॉबिन हुड की दुश्मनी किस किस से है? ओनली नंबर 2 चंद्रमा, बिकॉज चंद्रमा इसको पसंद नहीं करते, तो राहु भी Right. पसंद नहीं करता। मंगल के साथ बनती नहीं है, बिकॉज मंगल और राहु दोनों एग्रेसिव प्लेनेट हो गए, ठीक है। हालांकि यहाँ पे 4 4 नंबर राहु को ही एनिमी दिखा रखा है, बिकॉज जब हम लोग एनालिसिस करेंगे लोसो ग्रिड में, तो 4 और 4 का कॉम्बिनेशन जब आपको सिखाएंगे मल्टीपल 4 का, तो राहु राहु जब 2 बार कॉम्बिनेशन आता है तो अच्छा नहीं माना जाता, वो सिखाएंगे आगे, ठीक है। और शनि को भी इसको हम लोगों ने न्यूट्रल ही मान लेते हैं, बिकॉज फ्रेंड की लिस्ट में भी आ जाता है और एनिमी में भी आ जाता है, ठीक है। बट अगर ये दोनों आ गए और बीच में अगर कोई दूसरा प्लेनेट नहीं है, तो इनकी एनर्जी बैलेंस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो वो भी सीखेंगे आगे कि अगर 2 ही आ गए और तीसरा बीच में कोई प्लेनेट नहीं है तो क्या इफेक्ट दे देंगे ये। फिर जो नेक्स्ट प्लेनेट है वो है नंबर 5। नंबर 5 है कौन सा? मरकरी। मरकरी क्या है? प्रिंस, राइट। प्रिंस कौन हो गया? राजा का पुत्र। तो राजा के पुत्र से किसको दुश्मनी होगी? किसी को नहीं होगी। तो सारे के सारे फ्रेंड हो गए, या तो फ्रेंड हो जाएंगे या न्यूट्रल हो जाएंगे, दुश्मन कोई नहीं होगा, क्योंकि राजा मार देगा उसको, अपने पुत्र से दुश्मनी कौन बर्दाश्त करेगा। तो इस तरह से हमें चीजें समझने में आसानी हो जाती है ना। फिर छठा नंबर कौन सा है? छठा नंबर है दैत्य राज गुरु शुक्राचार्य, Shukracharya. यानी शुक्र, वीनस। तो वीनस का कौन है दुश्मन? सिर्फ दूसरा जो गुरु है देवों का, राइट। बाकी सारे के सारे फ्रेंड्स है ऑलमोस्ट, एक्सेप्ट शनि, मंगल और चंद्रमा। परंतु Mars. शनि भी जो है इसका दोस्त है, न्यूट्रल में डाला हुआ है, या तो न्यूट्रल में इफेक्ट दे देगा या फ्रेंड का भी इफेक्ट दे देगा। बाकी दुश्मन कोई नहीं है, सिर्फ दुश्मन है गुरु। नंबर 7 कौन है? केतु, यानी छाया ग्रह। इसके भी दुश्मन कोई नहीं है, क्योंकि ये तो खुद ही स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड है। 7 नंबर, तो स्पिरिचुअलिटी वाले दुश्मन किसके होंगे? किसी के भी नहीं होंगे, या तो फ्रेंड होंगे या न्यूट्रल होंगे, राइट। अब आते हैं मेन में नंबर 8, यानी सैटर्न। सैटर्न कौन है? जज, राइट। जज के दुश्मन कौन हो गए? सबसे पहला दुश्मन तो सूर्य हो गया, राजा, क्वीन हो गई, ठीक है। 4 और 8 लिखा, बट ये न्यूट्रल मान सकते हो, या डबल इफेक्ट आएंगे तो वो बताएंगे, सिखाएंगे क्लास में। न्यूट्रल में आपका मंगल आ गया। 9 नंबर है मार्स, मंगल। मंगल को क्या बोला गया? कमांडर। अब कमांडर है तो फिर जाहिर सी बात है उसके अंदर एनर्जी बहुत है, तो उसके दुश्मन कौन है? सिर्फ राहु और चंद्रमा। चंद्रमा एक्चुअली कोई दुश्मन नहीं है, बट चंद्रमा क्या होता है? चंद्रमा क्योंकि इसको रिप्रेजेंट रानी के रूप में किया गया है, सूर्य को रिप्रेजेंट किया गया राजा के रूप में, राइट। तो राजा और रानी, अब क्या है, राजा मैक्सिमम टाइम अपना स्पेंड करता है सेनापति के साथ, यानी मंगल के साथ, कमांडर के साथ। तो रानी को चिड़चिड़ होती है, इसीलिए उसको, उनको Okay. कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं माना जाता, राइट। तो अब ये Right. कहानी समझ में आ जाती है, तो प्लैनेट्स के कॉम्बिनेशन रिलेशनशिप समझ में आ जाती है ना। तो जब हम कल क्लास में मिलेंगे तो ये सारी चीजें हम पता करेंगे। अब बाकी फिर हम लोग लोसो ग्रिड वगैरह करेंगे, तो ये लोसो ग्रिड कैसे बनता है वो सारा सिखाएंगे आपको कल क्लास में। आज किसी के क्वेश्चन है तो पूछ सकता है मुझसे। All clear, sir. अपने प्लीज अपने माइक अनम्यूट कर लीजिए, क्योंकि क्लास आज पहला दिन है तो हो गई है, ऑलमोस्ट 2 घंटे हो गए। कोई क्वेश्चन है किसी के तो पूछ सकता है, प्लीज वीडियो ऑन कीजिए, ऑडियो ऑन कीजिए एटलीस्ट। जितने क्वेश्चन पूछेंगे उतना हमें ही फायदा होगा और औरों को भी फायदा होगा, क्योंकि हो सकता है आपके क्वेश्चन से बाकी लोगों को भी क्लियर हो जाए चीजें। ऑडियो एटलीस्ट ऑन कीजिए, अगर आप चेहरा नहीं दिखाना चाहते हैं तो। अगर देखो सीखना है तो शर्माना किस बात का है। सर मुझे एक बात बताइए, मैंने आपको नहीं पूछी है, मेरी एक नोट वेबसाइट नंबर है उसका, आपकी ना और आवाज आवाज क्लियर नहीं है दीपिका जी, आवाज क्लियर नहीं आ रही आपकी। क्या बात है? नहीं, बहुत कट कट कर आ रही है, कट कट कर आवाज आ रही है। अब आ रही है सर?
हाँ मतलब धीरे धीरे बोलिए, कुछ डिस्टॉर्शन है बहुत, बोलिए धीरे धीरे। हाँ जी। तो वो एक मेरी नोन है, उसका 7 नंबर है, और जैसे पता चलता है कि ये बहुत ही मतलब बिल्कुल होते हैं, उसका बिल्कुल अपोजिट है, नेगेटिव है टोटली। और मैंने उसका देखा, टोटल देखा, वो भी वैसे है मतलब 7। अकॉर्डिंग टू मी, ये जो मतलब मैं तो कह रही हूँ कि चंद्रमा से रिलेटेड है ना ये राहु और केतु, ये दोनों मतलब एक एक सिर काटता है और एक घर से रिलेटेड है, आप सोचिए। तो ये आपकी आपको ना, मन आप एक थोड़ा सा वाला नेटवर्क में है। आइए प्लीज। समझ नहीं आ रहा है, किसी को भी समझ नहीं आ रहा होगा, आवाज नहीं है क्लियर आपकी। मेरे को सिर्फ इतना सुना है, मेरे को सिर्फ इतना समझ में आया कि कोई फ्रेंड है आपकी, 7 नंबर से रिलेटेड आप कुछ पूछना चाह रहे हो। 5 नंबर, 7 5 7 7 7। ओके। सॉरी सर, मैं अभी अब बात करती हूँ सर। हाँ हाँ, अब सुनाई दे रही है आवाज, अब आ रही है आवाज, बोलिए। ठीक हो सर, वो 7 नंबर की बात कर रही हूँ मैं। 7 हाँ बोलिए। 7 नंबर है, 7। अच्छा ठीक है, बोलिए आगे बोलिए। हाँ जी, 7 नंबर में वो नेगेटिव है टोटली, लड़की। हाँ तो देखिए, 7 नंबर, मैंने क्या बोला आपको, 7 नंबर रिप्रेजेंट व्हाट? 7 नंबर रिप्रेजेंट स्पिरिचुअलिटी। 7 नंबर रिप्रेजेंट व्हाट? 7 नंबर रिप्रेजेंट सोलेस। सोलेस मतलब अकेला रहना उसको पसंद होगा। नहीं ठीक सर, है। अकेला नहीं, वो इंटरफेयरिंग। मैंने इसका पूरा रिसर्च किया हुआ है, इसका कारण भी मैंने रिसर्च किया। उसी कारण मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ कि 7 जो है, ये जो हम पढ़ते हैं बुक में या कुछ, वो चीज अलग है। लेकिन जो आप देखेंगे ना, वो बिल्कुल एग्रेसिव, अपोजिट, फादर मदर सबसे लड़ाई करने वाली, कहीं भी एडजस्ट ना करने वाली, और जो कहते हैं ना क्रिमिनल टाइप। अच्छा दीपशिखा जी, जब हम लोग न्यूमरोलॉजी की एनालिसिस करेंगे हाँ जी। तो जाहिर सी बात है हम उसके सारे प्लानिटरी कॉम्बिनेशन को देख के करेंगे। ओके, अब हाँ जी, हाँ जिस जी, तरह वो का तो अब जिस पर तरह मैं का आप उसका 3 अब नंबर जिस की तरह बात। का हाँ, अब जिस तरह का आप उसको करेक्टर बता रहे हो, तो उसकी कुंडली में कहीं ना कहीं मंगल और राहु का तत्व ज्यादा है, सूर्य का तत्व भी ज्यादा होगा। और हो सकता है कभी ये कभी हो, अगर आप मुझे उसके डेट ऑफ बर्थ बताओगे तो मैं आपको बता दूंगा अभी। हाँ जी, हाँ जी, उसकी डेट ऑफ बर्थ है 7 जनवरी 1979। 1979। हाँ जी, अब देखो इसमें कितने 7 आ गए, आपको तो न्यूमरोलॉजी आती है। हाँ जी, हाँ जी, वही मैं कह रही हूँ कि ये ऐसा नहीं है कि 7 7 देखो 7। तो इसका इसका बीएन आ गया 7, और आपका इसमें आ गया डीएन आ गया 7, और बर्थ में भी ऑलरेडी 7 है और 1979 है, तो 7 इसके 3 बार आ गए। बिल्कुल बिल्कुल। 9 इसके 2 बार आ गए। हम्म 10 और 7 17, 17 और 9 कितना होता है? 26। 26 का मतलब हो गया 8, 8 का मतलब हो गया ठीक है। 4 और 8 12 यानी 3। वो नंबर इसका 3 हो गया। ठीक हो हाँ गया। जी, और अगर हम बात करें इसके 7 की, तो 7 भी आ गए इसके 3 बार। और अगर बात करें 1 की, तो 1 आ रहे हैं इसके 2 बार। और इसको हम बात करते हैं और क्या आएगा इसके पास, बस यही नंबर आ रहे हैं इसके। तो देखिए गुस्सा तो है इसमें, जाहिर सी बात है, आपने तो पहले एनालिसिस कर ली होगी, लेकिन ये शांत भी हो जाती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि परमानेंट शांत नहीं होती है, क्योंकि इसके अंदर फायर का एलिमेंट और वाटर का एलिमेंट, जो भी हम आगे सीखेंगे, वो बैलेंस है। गुस्सा इसको आता है, इसमें कोई शक नहीं है। गुस्सा क्यों आता है? बिकॉज शी इज वेरी डिप्रेस्ड। ओके। वो डिप्रेस बहुत है, वो किसी की सुन नहीं पा रही है, उसको डिसीजन लेने में दिक्कत आती है। इसका सॉल्यूशन एक ही निकलता है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ, मेडिटेशन की तरफ इसको आना होगा। अदरवाइज इसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। आती है, दूसरों को भी करती है। ये तो अच्छी हीलर बन सकती है, इसको इंट्यूशन भी होती होंगी 100%। नहीं, इंट्यूशन होती वो है इसको। किसी की नहीं सुनती ही नहीं।
सुनती क्यों नहीं है उसका भी तो कारण है ना, क्योंकि इसके बाद प्लेनेट मैलेफिक आ रहा है नीचे, बाकी जो मिसिंग है उसकी आप रेमेडी क्यों नहीं करते हो? आप तो न्यूमरोलॉजिस्ट हो। नहीं, वो सुनती ही नहीं, वो कहती है मैं मानती ही नहीं। कोई भी कारण हो वो मानती नहीं। ऐसे मेरे पास 2-3 केस हैं। मैं कल आपसे डिस्कस एक और केस का करूंगी। पर ये जो है, मैंने इसको कई चीजें कहा पर ये मानती नहीं। इसका मेरे को, मैं एस्ट्रोलॉजी का चार्ट भी देखूंगा, इसकी डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ दोनों लाइएगा, करते हैं इसका। हाँ, और किसी का क्वेश्चन है तो प्लीज पूछिए। किसी का क्वेश्चन है तो पूछिए, वरना फिर अब इसको। जी, कौन पूछ रहा है? Sir, in the further classes, do you cover this multiple sevens or multiple six, multiple nine? So what are the effects in the next classes you'll cover, sir? After the तो Losho grid. मल्टीपल, हाँ, लोशो ग्रिड पढ़ेंगे कल। ठीक है, लोशो ग्रिड की पूरी एनालिसिस के अंदर ही लोशो ग्रिड को समझाने में ही पूरा दिन 1 घंटा 1.5 घंटा चला जाएगा मुझे। ठीक है, और लोशो ग्रिड अगर आपको आ गई, तो मैंने शुरू में भी कहा कि लोशो ग्रिड इज लाइक ए सोल ऑफ न्यूमरोलॉजी, शेल्डियन न्यूमरोलॉजी। लोशो ग्रिड आपको कंप्लीट एनालिसिस आ गई, एक एक नंबर उसमें क्या क्या बोलता है, क्या नहीं बोलता है, मिसिंग नंबर क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा नंबर क्या बोलते हैं, उसके प्लेन्स, डिफरेंट प्लेन्स होते हैं, 3 हॉरिजॉन्टल और 3 वर्टिकल, वो क्या बोलते हैं, उसमें कुछ योग बनते हैं, योग क्या बोलते हैं। ये सब सीखने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो बेसिक के अंदर इतना ही कुछ कवर हो पाएगा। और फिर एक दिन हम लोग थोड़ी प्रिडिक्शन और डिक्शन कर लेंगे लास्ट दिन में, 1-2-4 लोगों की। फिर उसके बाद 1 तारीख से रियल क्लास शुरू होगी, तो जो भी आप लोग इंटरेस्टेड होंगे आप क्लास में शुरू कर सकते हैं। तकरीबन 12 दिन की क्लास चलेगी शेल्डियन न्यूमरोलॉजी की। उसके बाद हमारा को, हम लोग इसमें आएंगे, अपना रेमेडीज में आएंगे। रेमेडीज में अपना क्रिस्टल की हीलिंग का कोर्स शुरू होगा। ठीक है, अभी पहले हमारी एकेडमी का पढ़ाने का सिस्टम दूसरा था। अभी यहाँ पे बहुत से कुछ पुराने हमारे अ, जुड़े हैं, कुछ जिन्होंने कोर्स किए हैं, जैसे दीक्षिका जी ने भी किया है, सुबल शर्मा ने किया है, पंकज जी ने किया है, और भी लोग होंगे जो मुझे यहाँ दिख नहीं रहे हैं, परंतु पहले हमारा सिस्टम ये था कि एक क्लास के अंदर हम मैक्सिमम 3 स्टूडेंट्स को अलाउ करते थे। आज भी हीलिंग के अंदर, हीलिंग के जितने भी कोर्स हैं उसमें आज भी हम लोग 3 ही स्टूडेंट एक बैच में लेते हैं। 30, 40, 50, 100, 200, 400 नहीं लेते। ठीक है, हमारा फोकस स्टूडेंट पे रहता है। हमारा ये मानना है कि स्टूडेंट्स को कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। 100, 200, 400 बच्चे पढ़ा के हम लोग फीस तो 50%, 60% कम कर देंगे, परंतु हर कोई फिर 100 बच्चों में सीख नहीं पाएगा। हम लोग 100 बच्चे ढंग से अटेंड नहीं कर पाएंगे, राइट। तो हीलिंग क्लास में आज भी हम लोग 3 स्टूडेंट लेते हैं। न्यूमरोलॉजी क्लास में भी आज से पहले तक हम लोग 3 स्टूडेंट लेते थे, परंतु फीस ज्यादा थी। अब हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम लोग 100 बच्चे तो नहीं लेंगे, लेकिन 15-20 बच्चे ही लेंगे स्टूडेंट्स एक बैच में, लेकिन फीस बहुत कम होगी, अफोर्डेबल होगी। बिकॉज हमारे पास ऐसे बहुत से आते हैं जो कहते हैं सर इतनी फीस अफोर्ड नहीं कर पाते, परंतु हम सीखना चाहते हैं, राइट। तो उसमें उसमें फिर इस तरह से कुछ मैनेज किया जा रहा है कि, क्योंकि कैसा है कि अगर पहले के रूल के हिसाब से चलेंगे तो फिर फीस ज्यादा होगी, तो हर कोई नहीं सीख पाता। तो अभी क्या है, 15-20 स्टूडेंट होंगे तो उनको भी मैनेज करना आसान है, कोई ऐसी मुश्किल नहीं आएगी। और लोग करते हैं, लोग 400-400, 1000-1000 लोगों को पढ़ाते हैं, तो हम तो 15-20 को आराम से पढ़ा सकते हैं। ठीक है, बेसिकली हमारा जो पर्पज है वो क्वालिटी में काम करना है, क्वांटिटी में काम करना नहीं है। और जितने भी हमारे साथ पुराने लोग जुड़े हैं जिन्होंने कुछ ना कुछ कोर्स किया है, तो उनको पता है कि मैं क्या कह रहा हूँ, राइट। तो अभी फर्स्ट टाइम हम लोग ऐसा करेंगे कि थोड़ा सा मल्टीपल स्टूडेंट्स का बैच बनाएंगे न्यूमरोलॉजी का और क्रिस्टल हीलिंग का। उसके बाद वैदिक न्यूमरोलॉजी शुरू होगी, तो उसमें भी मल्टीपल रहेगा। और अभी हिप्नोसिस, हम लोग हिप्नोसिस सिखाते हैं, वो ऑफलाइन सिखाते हैं, तो वो भी ऑनलाइन आने वाला है। ऑनलाइन अभी हिप्नोसिस में भी सिखाएंगे। ठीक है, टैरो कार्ड रीडिंग भी हम लोग जो है, पहले 3 बच्चे लेते, स्टूडेंट लेते थे, अभी थोड़ा देखते हैं कैसे करेंगे। टैरो कार्ड का भी क्लास शुरू होगा इस महीने। बाकी हीलिंग में लामा फेरा है, शाल्विक मंत्र ऐसे है, ओंकारा भी धलीन है, आकाशिक रिकॉर्ड है, एंजल हीलिंग है, बहुत सारे कोर्स हैं। कम से कम 18-20 कोर्स हैं अकेडमी में, तो डेली कुछ ना कुछ चलता रहता है। ठीक है, कोई क्वेश्चन है किसी और के तो पूछिए, वरना फिर कल मिलेंगे इसी टाइम 8:30 बजे। जी,
पंकज जी कुछ कह रहे हैं आप? नहीं सर, थैंक यू सो मच। आपसे तो कल कल मुलाकात मिलते होगी, हैं। 12 बजे क्लास है आपकी, लामा फेरा। जी जी जी। ठीक है, फिर कल मिलेंगे। चलिए, न्यूरोलॉजी की कल क्लास करेंगे 8:30 बजे इसी टाइम, ठीक है? सेम लिंक आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। ठीक ठीक टेक ठीक केयर, ठीक गुड ठीक। नाइट थैंक सबको। यू सर। उम्मीद है सबको अच्छा लगा होगा।